क्या तरीकाकार है, क्या मेथड्स है, क्या जो है वो रूट प्लान होता है कि अगर आपने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करनी है, अगर आपने आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है, इनिशियली आपकी माइंड मेकिंग जरूरी है। वेयर डज दिस प्रोसेस बिगिंस? Thank you so much. First of all, assalamu alaikum to all the listeners. मैं ब्रिगेडियर बदर शरीफ. Thank you so much अतर एंड हुबा for having us in our program. इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं बिल्कुल मुख्तसरन ये बताना चाहूँगा कि आज हम इस 89.4 के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान आर्मी की एजुकेशन जनरल ब्रांच की पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डायरेक्टरेट जीएचक्यू की इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डायरेक्टरेट। इट केम इनटू बीइंग बैक इन 1947 और इसका काम है आर्मी के अंदर जो भी ऑफिसर्स की और रिक्रूट्स की जो सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट है उसको प्लान करना, उसको कंसीव करना, उसको रेगुलेट करना, एग्जीक्यूट करना और कैंडिडेट्स को सक्सेसफुली सिलेक्शन लेवल क्लाइम करा के रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कराना। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी आउटरीच मीडिया लियाजॉन भाई का, जिनकी दिन रात मेहनत की वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म को के ऊपर ये प्रोग्राम लेकर आया हम हाउ टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। नाउ रूबा, कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन, मेरा ख्याल आपने अपफ्रंट बहुत अच्छा और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा है। इसका जवाब ये है कि फौज में आने के लिए जो बेसिक 3 किस्म के बड़े रास्ते तरीके आप उनको कह सकते हैं, आप उनको टाइप्स ऑफ कमीशन कह सकते हैं। जो सबसे पहला है उसको हम बोलते हैं रेगुलर कमीशन। रेगुलर कमीशन के अंदर पीएमए लॉ कोर्स है, टेक्निकल कैडेट कोर्स है, आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए कोर्स है जो डॉक्टर्स बनाता है। इसके अलावा एएफएनएस है, बीएससी नर्सिंग जो कि हमारी फीमेल कैंडिडेट के लिए। जो दूसरी बड़ी टाइप है कमीशन की आर्मी ज्वाइन करने के लिए वो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसका एजुकेशन बेस 16 ईयर्स है और इसमें डायरेक्ट कैप्टन के रैंक के ऊपर जो है बच्चे को पास आउट किया जाता है। इसका ट्रेनिंग पीरियड 6 मंथ्स है इन पाकिस्तान मिलिट्री के लिए। और जो थर्ड टाइप है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन। एसेंशियली जो थर्ड स्ट्रीम है दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द आर्मी मेडिकल कोर। इसके अंदर हम डॉक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, डॉक्टर्स को खुद भी बनाते हैं, जिसमें जीडीएमओस मेल एंड फीमेल बोथ स्ट्रीम आती है। 5 इयर्स का इसका ट्रेनिंग पीरियड है फॉर मेल्स इन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी और इसके 5 डिफरेंट कैंपसेस हैं। इस 5 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद 6 मंथ्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में पार्ट की जाती है। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो डायरेक्ट मेजर के रैंक के ऊपर मेल एंड फीमेल स्पेशलिस्ट के लिए हम इलेक्शन करते हैं। तो मैं अभी आगे आने वाले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा इन सारी स्ट्रीम्स के बारे में और जो हमारे यंग एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं जो सक्सेसफुली सिलेक्शन लेवल को क्लाइम करना चाहते हैं, मैं उनको बिल्कुल खुल के मालूमात दूंगा और मैं ये इंकरेज करूंगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप कॉल करके हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं दैट वुड बी मोस्ट आइडियल। बिल्कुल सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल मैं करना चाहूंगा और ये मैं उन लोगों का सवाल करना चाहूंगा जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो बस किसी तरह पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत हासिल करके अपनी खिदमत जो है वो वतन के लिए पेश कर सकें। ब्रिगेडियर साहब, इरादा करने से लेके उस भर्ती सेंटर जाने तक और वहां से फिर इनिशियल मामला तय होने से और फिर आईएसएसबी के गेट से अंदर दाखिल होने तक वो जो पहले के मराहिल हैं, मैं चाहूंगा कि आप खूबसूरत अंदाज में इसको जरूर एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, अगर ये आपने भी बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत रेलेवेंट सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी कौम का जो जज्बा है ना, उससे तो कोई इनकार नहीं। हजारों लाखों की तादाद में जो कैंडिडेट्स हैं वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप सबके लिए जो मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहला जो इसमें मरला है वो है अपने आप को आपने रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन का जो हमारा प्लेटफॉर्म है जो आर्मी आपको प्रोवाइड करती है वो है, आप नोट कर लीजिए, www.joinpakarmy.gov.pk। इस वेबसाइट को आप हिट कर सकते हैं फ्रॉम योर मोबाइल, फ्रॉम योर लैपटॉप, फ्रॉम योर डेस्कटॉप, जहां पे भी आपको कनेक्टिविटी अवेलेबल है। और मैं उन कैंडिडेट्स के बारे में भी बताऊंगा जिनको कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। जब आप इस साइट को क्लिक करेंगे, इसके मेन मेन्यू में जाएंगे, वहां पे आप कोर्सेज को क्लिक करेंगे, तो जो उस हाफ के अंदर कोर्स जो है आ रहा है उसके ऊपर लेट्स से एक कैंडिडेट पीएमए लॉन्ग कोर्स का रजिस्टर करना चाहता है, तो वो उस कोर्स के उसको लिंक को क्लिक करेगा तो उसके सामने एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अपीयर हो जाएगा। एंड दैट फॉर्म इज वेरी सिंपल एंड वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म। उसको स्टेप बाय स्टेप इन्होंने फिल करना होगा और उसमें ऐसा है कि कुछ फील्ड ऐसे हैं जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं जिनको फिल किए बगैर आप आगे नहीं जा सकेंगे। और अगर उस मैंडेटरी फील्ड में अगर आप ऐसी अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही, तो सिस्टम विल नॉट रजिस्टर यू। इट्स एन ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन। ये बहुत यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है जिसका मैंने जिक्र किया, आप इसको जरूर विजिट कीजिए। उस फॉर्म के अंदर जो सवाल है, मैं आपको 2-3 सवाल क्विकली बता देता हूँ। तो आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपका होम एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, आईडी कार्ड नंबर क्या है, इस तरह की तफसील पूछते पूछते फिर वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। क्योंकि हमारे कोर्सेज के लिए वेल डिफाइंड एज लिमिट है। लाइक लेट्स से पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए 17 से 21 साल की एज लिमिट है, तो इसमें अपर एंड लोअर एज लिमिट में 3 मंथ्स का वेवर है। अब जब वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी जो एज है उसको कैलकुलेट कर लेगा। एंड इफ योर एज इज 17 ईयर्स एंड 91 डेज, तो वो आगे नहीं चलेगा। तो एक दिन का भी वेवर की उसमें वो नहीं है। मैंने आपको एक मिसाल दी। तो जब ये सारा फॉर्म फिल कर लिया जाएगा, उसके बाद जब आप इसको सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में चली जाएगी। ओवरनाइट जब आप उसको अगले दिन व्यू करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन को बैक एंड से रिव्यू करके अप्रूव किया जाएगा। जब अप्रूवल हो जाएगी तो एक रोल नंबर स्लिप हर कैंडिडेट की जो है वो जनरेट हो जाएगी, वो उसके सामने आ जाएगी। नो कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड कि वो किसी तरीके से उसका प्रिंट आउट ले ले। अगर प्रिंट आउट नहीं ले सकता वो तो एटलीस्ट वो उसकी जो है अपने मोबाइल से तस्वीर ले सकता है। उस रोल नंबर स्लिप के ऊपर उसका एग्जाम डेट, उसका एग्जाम टाइम, उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके जाना है, लेट्स से उसकी डिटेल मार्कशीट है, उसका आईडी कार्ड है, उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो उस पर लिखी होगी। वो जो भी उसने आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट किया है उसी के अंदर उसका एग्जाम होगा। ये 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। वो ये पेपर्स लेके जाएगा और जाके आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जो भी उसके घर से नियरेस्ट है वहां पे जाके अपीयर हो जाए। यहाँ पे मैं अब ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटी इंटरनेट की नहीं है, दे कैन जस्ट वॉक अप टू द नियरेस्ट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर एंड दे कैन आस्क देम कि आप हमें मैनुअली रजिस्टर करें। तो हम एट द स्पॉट उस कैंडिडेट को रजिस्टर करने का पोटेंशियल भी हमारे पास मौजूद है। सही। सर मुझे ये बताइएगा, जैसे अभी हम लोगों ने एज लिमिट के हवाले से बात की, एज लिमिट एक क्राइटेरिया जरूर होता है, एज एक क्राइटेरिया हो सकता है। अदर देन एज और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको जो कैंडिडेट्स को पता होने चाहिए, जो वो कंसीडर करें बिफोर अप्लाइंग? जी बिल्कुल, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। इसमें जो हमारे कोर्सेज हैं उनके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, तो मैं शॉर्टली आई विल ट्राई टू कवर इट ब्रीफली एज ब्रीफ एज पॉसिबल। वो पैरामीटर्स जो कॉमन है और जो कुछ कॉमन नहीं है। इसमें सबसे पहले जो पीएमए लॉन्ग कोर्स है उसकी एज लिमिट है
17 से 21 साल 3 months ऑफ एज वेवर इन अपर एंड लोअर एज लिमिट। इसकी जो बच्चे की हाइट है दैट हैज टू बी 162.5 सेंटीमीटर। इसमें हाइट में 1 सेंटीमीटर अभी एज वेवर पॉसिबल नहीं है। ये दो बड़े मेन प्रीरेक्विजिट हैं। इसके अलावा एफएससी के अंदर उसके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। व्हेन आई से एफएससी इट इज 12 years of education. He can be FA, he can be FSC, or he can be even a diploma holder, but his education should be recognized in Pakistan as 12 years of education. तो एक एजुकेशन का हो गया, एक एज का हो गया, और ये जो मेन प्रीरेक्विजिट है ये उसको पूरे करना है। बिल्कुल सही। मतलब ब्रिगेडियर साहब, एक आपकी सारी गुफ्तगू का एक अहम मकसद ये हुआ कि मज़ामीन की कैद नहीं है कि आपने एफएससी में या उसमें मज़ामीन आपने कौन से मुंतखब किए थे, लेकिन जो एक सर्टन क्राइटेरिया है वो बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, दिस होल्ड्स गुड फॉर पीएमएल कोर्स। अगर एक कैंडिडेट टेक्निकल कैडेट कोर्स में अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे फिर मज़ामीन की जो है वो कैद है, वो कैद वो है। टेक्निकल कैडेट कोर्स के लिए 17 से 21 साल एज लिमिट है। यहाँ पे 1 साल एज लिमिट कम है क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है दैट इज 4 years in respective colleges and 1 year in Pakistan Military Academy. इसमें जो एजुकेशन क्राइटेरिया दैट शुड बी 65% मार्क्स इन एफएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर एज कंपल्सरी। ओनली देन ही विल बी एबल टू रजिस्टर विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और वो पाकिस्तान आर्मी में एज अ कैप्टन आके शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में हमारे सुनने वालों का भी सवाल है और एक आम फहम सवाल है। आपने बड़ा अच्छा तरीके से बताया कि आपने घर में जब इरादा किया तो वहां से आप भर्ती सेंटर तक आए, सिलेक्शन सेंटर तक आए, और उसके बाद आपने किन किन मराहिल को आपने तय किया। टेस्ट वाले दिन, टेस्ट के दिन जब उम्मीदवार वहां पहुंचता है तो उस उम्मीदवार को किन इम्तिहानी मराहिल से गुजरना पड़ता है? मैं चाहूंगा थोड़ी सी रोशनी डालिए। मैं इस पे बिल्कुल रोशनी डालूंगा, लेकिन जो मेरे साथ मेरे कोलीग बैठे जी, हैं मेरे प्लीज, साथ, प्लीज। वो चूंकि यहाँ से टेक ऑन करेंगे कैंडिडेट को, क्योंकि वो एक भर्ती दफ्तर के अंदर इसका डील करता है, तो वो इसका जवाब देंगे। बट मैं इससे पहले ये कहना जी, चाहूंगा एक दो बातें जो रह गई जो जरूरी है कि इनके जो प्री रेक्विजिट्स हैं, इसमें एक ऐसा बच्चा जो 2 दफा आईएसएसबी से नॉट रिकमेंड हो चुका है वो अप्लाई नहीं कर सकता। एक बच्चा जो परमानेंटली मेडिकली अनफिट हो गया है फ्रॉम अपील मेडिकल बोर्ड वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। एक ऐसा बच्चा हु इज विक्टिम ऑफ समहाउ अनफॉर्चुनेटली एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, वो लोग भी हमारे पास अप्लाई नहीं कर सकते। लाइकवाइज एनी कैंडिडेट हु हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव इन द ड्रग अब्यूज वो भी हमारे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इन प्रीरेक्विजिट्स का ख्याल रखना जरूरी है। अब बच्चा जो है घर से निकला है, बी मेंटली रेडी, वेल प्रिपेयर्ड। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट माय कलीग कि वो वहां पे पहुंच गया है, तो अगर मेरे साथ सर, अगर मैं खता कलामी की माजरत चाहूं तो एक शॉर्टली सर ये बता दीजिएगा कि हमारे पास कितने चांसेस हैं अप्लाई करने के? जी, इनिशियल लेवल पे आपके एक बच्चे के पास 3 चांसेस हैं। इनिशियल टेस्ट को अगर वो 3 दफा फेल कर देता है तो फिर वो चौथी दफा इनिशियल टेस्ट नहीं हो सकता। जी, बहुत शुक्रिया मेजर जाहिद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया और प्रोग्राम के आगाज में हमने आपका तारुफ करवाया। आप माशाल्लाह आर्मी के सिलेक्शन एंड जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर हैं लाहौर से। तो दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि टेस्ट के दिन जब उम्मीदवार वहां पे पहुंच गया तो उन्हें फिर किन इम्तिहानी मराहिल से गुजरना पड़ेगा? जी थैंक यू अतर एंड रूबा। जी मैं बताना चाहूँगा कि जब एक कैंडिडेट अपने टेस्ट की डेट पर हमारे पास आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिसर में आता है तो सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं और उनको एक हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक एक लाइनअप किया जाता है जहाँ पर उनकी ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन होती है। ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या चीज़ है। जिन बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई होती है उन्होंने अपनी एजुकेशन प्रोफाइल के सारी डिटेल्स उसमें डाली होती हैं। हमारा वहाँ डेडिकेटेड स्टाफ उसको इंश्योर करता है जब वो ऑन ग्राउंड अपने सर्टिफिकेट्स लाते हैं कि आया उन्होंने जो डिटेल्स वहाँ पर ऑनलाइन लिखी हैं वो सारी ठीक हैं। जब उनको वेरीफाई कर लिया जाता है तो तमाम कैंडिडेट्स को गाइड किया जाता है, एक वेटिंग एरिया में बिठाया जाता है। वेटिंग एरिया में फिर नेक्स्ट स्टाफ एक डेडिकेटेड स्टाफ आता है जो कि उनको एक तरीका कार से लेके जाता है कंप्यूटर लैब में। कंप्यूटर लैब वो जगह है जहाँ पर उनका ऑनलाइन टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टेस्ट आप कह सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट क्या चीज़ है? ऑनलाइन टेस्ट में 2 मेन बड़े सेगमेंट्स हैं। वन इज इंटेलिजेंस टेस्ट एंड वन इज एकेडमिक टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट को फिर हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। इन टेस्ट की फर्दर डिटेल्स मेजर महरीन सब्सिक्वेंटली बताएंगी। बट ये जो दोनों टेस्ट होने के बाद जब एक कैंडिडेट को क्लियर करता है तो हम उसको नेक्स्ट टेस्ट के लिए उस दिन या उससे अगले दिन मेडिकल के लिए बुलाते हैं। वो मेडिकल ऑन स्पॉट मेडिकल होता है। उस मेडिकल में किसी किस्म के कोई ब्लड टेस्ट या कोई मशीन इन्वॉल्व नहीं होती। वहाँ पर हमारा कंसर्न स्टाफ और मेडिकल ऑफिसर उसको एग्जामिन करता है, फिजिकल एग्जामिन करता है। उसमें चंद चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक फ्लैट फिट ऑब्जर्व किया जाता है, लाइक नी नॉकिंग, कैरिंग एंगल, चेस्ट मेजरमेंट, हाइट की मेजरमेंट, आई साइट, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कैंडिडेट्स किसी के बॉडी पे किसी किस्म के टैटूज अपने बनवा लेते हैं या नाम लिखवा लेते हैं, आजकल थोड़ा कॉमन है, ये उनको मैं लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि प्लीज़ ये अगर आप करेंगे तो आप फिट नहीं होंगे। बिल्कुल, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आफ्टर मेडिकल जो नेक्स्ट टेस्ट हमारा होता है दैट इज फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट हम 2 या 3 दिन के बाद कैंडिडेट्स को टाइम देते हैं। उनको सबसे पहले सुबह बुलाया जाता है फर्स्ट इवेंट के लिए, दैट इज रनिंग। इसमें बेसिकली 4 to 5 इवेंट्स होते हैं। अब चूंकि हम मेन अपने लॉन्ग कोर्स पीएमए लॉन्ग कोर्स के बारे में बातचीत करें तो पीएमए लॉन्ग कोर्स में 5 इवेंट्स है। सबसे पहले रनिंग है जिसकी रनिंग टाइम होता है 8 मिनट्स पासिंग टाइम है। देन पुलअप्स हैं वो 3 पुलअप्स करनी होती हैं। देन पुशअप्स हैं वो 15 पुशअप्स करने होते हैं। और इसी तरह फिर रीचअप्स हैं या क्रंचेस जिन्हें कहते हैं वो 20 करनी होती है। जब इस टेस्ट को एक बच्चा क्लियर करता है तो लास्ट टेस्ट होता है एंड दैट इज इंटरव्यू, डिटेल इंटरव्यू होता है। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो मेडिकल हुआ है इनिशियल मेडिकल, ये इनिशियल मेडिकल कहलाता है। एक जो फाइनल मेडिकल होता है वो आईएसएसबी के बाद होता है, डिटेल मेडिकल। और इस इंटरव्यू की जो कंप्लीट डिटेल्स है वो लेटर ऑन मेजर बाबर भी एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, मैं एक दफा दोबारा आपसे सवाल करना चाहूंगा क्योंकि आपने बड़ी एक अहम तरीन मालूमात का इजाफा किया आज के प्रोग्राम में। आपने नी नॉकिंग की बात की, आपने फ्लैट फुट की बात की, आपने दीगर जो है वो चीज़ों की बात की, लेकिन आपने आज एक चीज़ ऐड की है जो हमारे तमाम लिसनर्स के लिए बड़ी मालूमात अफजा है कि अगर आपने जिस्म के ऊपर अपना कोई नाम लिखवाया हुआ है या कोई टैटू बनवाया हुआ है तो ऐसी सूरत में आप आर्मी का हिस्सा नहीं बन सकते। इसका मतलब ये है कि अपनी बॉडी के ऊपर कशीदाकारी से जो है
वो परहेज करें। जी, इसकी एक वजह है जी। लिसनर्स का ये सवाल होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, बिल्कुल। नाम लिखवाने से क्या फर्क बिल्कुल पड़ेगा। ऐसे ही। देखिए हम एक नेशनल आर्मी है, Exactly. ठीक है, और हम जो बच्चे या कोई भी फॉर दैट मैटर बॉडी के ऊपर कुछ लिखवा लेता है, कुछ दैट इज वो एक इंक्लिनेशन को की तरफ बाइस हो जाता है। सो देयर आर नो इंक्लिनेशन इन दैट, वी आर ऑल वन, वी आर ऑल वन ऑन वन प्लेटफॉर्म। किसी का कोई साइन नहीं है, किसी का कोई तस्वीर नहीं है, किसी का कोई अपना कोई वो नहीं है। तो ये एक नेशनल आर्मी है, इसके अंदर आने के लिए जरूरी है कि इन चीजों से परहेज कीजिए। नहीं, ये बड़ी अच्छी चीज है जी। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी जिस तरीके से आपने बताया कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद का प्रोसेस, हाउएवर यहाँ ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए कि जो मैनुअल रजिस्ट्रेशन होती है उनको भी सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है या आइदर उनका कोई डिफरेंट प्रोसेस होता है बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसीजर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो मैनुअल रजिस्ट्रेशन का बताया गया, बेसिकली वो भी हमारा वहाँ पे स्टाफ होता है, वो उसको ऑनलाइन रजिस्टर करता है। Okay. ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद उसकी ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन भी वहाँ पर उसी तरह होती है जैसे कैंडिडेट्स जो घर से अपने आप को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आए। सही। अच्छा, एक चीज का सब जवाब और भी देते जाइए। एक तो हर सेक्शन का दौरानिया क्या है जी। और दूसरे नंबर पे ये कि नाकामी और कामयाबी इन दोनों सूरतों के अंदर क्या होगा। जी, हर सेक्शन के दौरानिया से मुराद आपके टेस्ट की ड्यूरेशन की बात जी, करें, जी, ऑनलाइन जी, टेस्ट। जी, मैं बताता चलूंगा कि ऑनलाइन टेस्ट जब सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट में दो हिस्से हैं, एक वर्बल है और एक नॉन वर्बल टेस्ट है। जो वर्बल टेस्ट होता है उसमें नॉर्मली 64 to 65 क्वेश्चंस होते हैं और उसका टाइम 30 मिनट्स होता है। 30 मिनट्स होता और इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होता है दैट इज नॉन वर्बल टेस्ट और उसका टाइम होता है 20 मिनट्स। सही। इस तरह जब ये कैंडिडेट इन दोनों टेस्ट का रिजल्ट कंबाइन एक आता है, अगर वो क्लियर करता है तो देन ही इज सर्व्ड विद द एकेडमिक टेस्ट व्हिच इज द नेक्स्ट टेस्ट, अदरवाइज ही विल हैव टू लीव द टेस्ट। सही हो गया सर। मुझे ये बताइए कि अभी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई उसके बाद हमारे ये कपल ऑफ टेस्ट हो गए, उसके बाद क्या होता है? जैसे अभी अगर मेरे कोच ने कहा कि सिलेक्शन या रिजेक्शन, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपने ये वाला प्रोसीजर पास कर लिया है या किस तरीके से पता चलेगा कि ये वाला प्रोसीजर, ये वाला जो स्टेप है वो आप क्लाइम कर ही नहीं पाए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बिल्कुल, मैंने जैसे पहले बताया कि ऑनलाइन टेस्ट होता है ये और आपको देन एंड देयर वहीं पर पता चल जाता है बिकॉज इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसको डिटेल में मेजर महरीन भी कवर करेंगी। ये टेस्ट में इतना ट्रांसपेरेंट होता है, लाइक अगर आप जैसे ही क्वेश्चन सारे आपने ऑनलाइन किए और आखिर में फिनिश पे आप क्लिक करते हैं तो आपको उसी टाइम बता दिया जाता है कि वेदर यू आर क्वालिफाइंग इट और नॉट। इफ यू आर क्वालिफाइंग इट देन यू विल प्रोसीड टू द फर्दर टेस्ट, दैट इज एकेडमिक टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको तवील इंतजार या कतार में खड़े होकर अपने रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं Within है। 5 seconds the results is उसी वक्त compile हुआ, उसी वक्त आप- सबमिशन बटन क्लिक किया जाता है, वो स्ट्रिंग करता है, within 5 seconds कैंडिडेट का रिजल्ट उसके सामने आ जाता है। दैट इज द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी व्हिच वी इंश्योर। और ये बहुत बड़ी सहूलत भी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर एक चीज इसमें आई थिंक काफी हद तक क्लियर हो गई, वो ये कि अक्सर औकात ये रूमर्स भी होते हैं कि शायद सिफारिश नहीं है, इस वजह से नहीं हो पाया, या किसी भी तरीके से आपका टेस्ट क्योंकि मैनुअली होता नहीं है और ये इट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो कोई ग्लिच नहीं होता, कोई ह्यूमन एरर इसमें इन्वॉल्व नहीं मैं है। अगर रूबा की सारी बात को अगर मैं मुख्तसर बयान करूं, हम बहुत अरसे से कुछ आयास रहियां सुनते आ रहे हैं और अक्सर सुनते रहते हैं कि शायद मिलिट्री के अंदर अपने ही बच्चों को, अपने ही जाने वालों को शायद चांस दिया जाता है, लेकिन ये जो आप प्रोसीजर बता रहे हैं इसके बाद तो ये तमाम तरफ कयास रहियां खत्म हो गई। जी बिल्कुल अतर, बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात की आपने। मैं अपने लिसनर्स को ये बात बताना चाहूंगा कि प्लीज इस बात को अपने जहन से निकाल दें कि आर्मी के सिलेक्शन के प्रोसीजर के दौरान किसी किस्म के कोई बाइसेस या कोई सिफारिश जो है उसको एंटरटेन किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। आपकी फर्स्ट क्लिक से जब आप अपना माइंड बनाते हैं आर्मी में जाने के लिए और फर्स्ट क्लिक करते हैं, वहां से कंप्यूटराइज सिस्टम है, इट इज फुली ऑटोमेटेड एंटिल द लास्ट डे जब आपको जॉइनिंग लेटर दिया जाता है, द सिस्टम इज ऑटोमेटेड। जो भी आप एग्जाम करते हैं उसको कोई बंदा चेक नहीं करता, कोई उसको घर लेके नहीं जाता, कोई उसको ठीक है क्रॉस करके वापस लाके नंबर नहीं देता। कंप्यूटर उसको एसेस करता है, खुद ब खुद उसको नंबर देता है और एट द स्पॉट उसका रिजल्ट आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। और आप देख लें कि माशाल्लाह हमारे मुल्क में हर घर में फौज के जो है रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। ये भी इस बात की तरफ एक इशारा है कि वी आर नेशनल आर्मी और इसमें जो मेरिटोक्रेटिक सिस्टम एंड ट्रांसपेरेंसी, ये हमारे दो बेसिक मेन पिलर्स ऑफ सिलेक्शन। बड़ी अहम बात है आपने बताई और ये मेरे ख्याल में एक सहूलत भी है और एक आराम आयार भी है। उसके अलावा हमारे साथ क्योंकि मौजूद है मेजर सैयद बाबर सलीम साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर हैं और ASRC रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। मुझे ये बताइएगा कि जब हो गया है हमारे पास, क्योंकि आर्मी में बच्चा जो है वो भर्ती करने के लिए उसने प्लान कर लिया है, जो हमारे बेसिक टेस्ट हैं वो भी हो गए हैं, इनिशियल टेस्ट, अब आगे का क्या प्रोसीजर होता है? किस तरीके से अगर आपने टेस्ट पास कर लिया है, विल यू गेट अ चेक ऑन इट एंड उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर क्या होता है? बहुत शुक्रिया अतर और रूबा, मुझे ये मौका देने का कि मैं भी अपने ख्यालात का इज़हार करूं और इस प्रोग्राम में जो कि इस नीयत से शुरू किया गया है कि आवाम को आगाही फराहम की जा सके और उनके सवालों का जवाब दिया जा सके, उसमें अपना हिस्सा डाल सकूं। आप जैसा फंदे गुफ्तगू तो मेरे पास नहीं है, ना ही सर बदर के इस तरह का वसी तजुर्बा है। बहरहाल कोशिश करूंगा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है लेकिन आप अदा कर सकूं। मैं मेरे साहब यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, हम तिफले मकतब हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिल रहा है। ज़रा नवाज़ी आपकी। बहुत शुक्रिया। बहरहाल कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सामीन के ज़हन में अक्सर ये सवाल होगा ज़ाहिर है कि इनिशियल टेस्ट क्लियर करने के बाद अगले प्रोसीजर्स क्या हैं। तो मैं सवाल को पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर चुका हूं, लेकिन जवाब थोड़ा सा तमहीदी दूंगा क्योंकि मैं बतौर साइकोलॉजिस्ट अपनी यहाँ पर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा हूँ। तो एक आम फहम जो है साइकोलॉजी की डेफिनेशन से मैं मुतारिफ करा देता हूँ पहले सामाइन को, ताकि ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। आमतौर से ये समझा जाता है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। माइंड एंड बिहेवियर से मुराद ये है कि एक चीज़ है कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, किसी भी कैंडिडेट की ज़हनी सलाहियतें, उसका रिएक्शन टाइम, उसका मेमोरी, उसका रिकॉल, उसका रिटेंशन रेट, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी अरिथमेटिक एबिलिटीज और दीगर ज़हनी सलाहियतें। जबकि बिहेवियर का ताल्लुक है उसकी पर्सनैलिटी से, जिसका डिटेल्ड जायजा बाद में ISSB में लिया जाता है और उसका जिक्र कल के प्रोग्राम में होगा। भारत जो ISSB से पहले के जो मराइल हैं, जो सिलेक्शन सेंटर तक जिनका ताल्लुक है, उनके बारे में मैं वजाहत करता हूँ। जो टेस्ट हैं एकेडमिक्स और वर्बल और नॉन वर्बल,
वो किस नौयत के हैं, किस साख के हैं, किन सलाहियतों को चेक करते हैं, उसकी डिटेल्स मेजर महरीन आपको बताएंगी। ये टेस्ट कंप्लीट होती ही स्क्रीन पर ही कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आ जाता है और कैंडिडेट को अगले मरहले में दाखिल किया जाता है। उनको और मजीद डेट दी जाती है, उनको बताया जाता है कि उन्होंने अपना मेडिकल कब कराना है। बाज़ औक़ात उसी दिन कर लिया जाता है, बाज़ औक़ात उनको अगले दिन बुलाया जाता है। जो लोग इनिशियल मेडिकल भी पास कर लेते हैं, उनके फॉर्म्स के ऊपर फिट की स्टैंप लगाकर उनको एक और डेट दी जाती है जिसमें वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए जाते हैं। उसका भी मकाम और वक्त उनको बता दिया जाता है बजरिया फोन या बराह रास्त। और फिर जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर एक ऑफिसर मौजूद होता है और जो उनके फिजिकल टेस्ट के मराहिल हैं उनसे उनको गुजारा जाता है। वो टेस्ट क्लियर कर लेने के बाद भी एक आखिरी मरहला रह जाता है इंटरव्यू का, जिसके बारे में मैं डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। इस सिलसिले में अगर सामईन के कोई सवाल हैं तो आई विल एनकरेज कि वो कॉल भी कर लीजिए ताकि बिल्कुल उनके पिन पॉइंट और प्रिसाइज जवाब उनके सवालों का दिया जा सके। बहरहाल जनरल मालूमात के हवाले से मैं बता देता हूँ कि जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है बाकी तमाम मराहिल के पास होने के बावजूद भी ये इतनी अहमियत का हामिल है कि बहुत सारे कैंडिडेट कमोबेश अगर मैं रफली बताऊं औसतन 50% कैंडिडेट्स इंटरव्यू में स्क्रीन आउट हो जाते हैं। इंटरव्यू का मकसद ये है कि क्योंकि एक ऑफिसर कैडर की 17 ग्रेड की एंट्री लेवल पोजीशन के लिए कैंडिडेट आता है, वो कि उसकी उम्र 17 से 20, 22, 24 साल तक की होती है। ये उससे उम्मीद की जाती है कि उसके अंदर एक सर्टेन डिग्री ऑफ मैच्योरिटी हो, उसका एक खास किस्म का मेंटल होराइजन हो, वो अपने मुल्क के अंदरूनी बैरूनी हालात में दिलचस्पी रखता हो। इसलिए जनरल अवेयरनेस, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक हिस्ट्री, क्विक मैथ्स या मेंटल मैथ्स जिसको कहते हैं, अरिथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्फिडेंस, जनरल एक्सप्रेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ओवरऑल आउटलुक ऑफ द पर्सनालिटी कि वो किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है, इन सारी चीज़ों का एक जायजा लिया जाता है। 5, 7, 10 मिनट तक ये इंटरव्यू जारी रहता है जिसमें ये फैसला किया जाता है कि थ्योरेटिकली तो वो लड़का टेस्ट में पास कर आया था और अपनी सलाहियतों के मौजूदगी का सबूत दे चुका था, लेकिन अमली तौर पर उनका इस्तेमाल करने की कितनी अहलियत रखता है ऑन ग्राउंड सिचुएशंस में, ये जायजा इंटरव्यू के दौरान लिया जाता है। उम्मीद है मैंने तसल्ली से जवाब दे दिया होगा। नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास जो सवाल है मैं चाहूंगा कि मैं मेजर महरीन सज्जाद आपसे ही सवाल करूं और तारुफ मैं आप तमाम सुनने वालों और देखने वालों से करा चुका हूं कि मेजर महरीन सज्जाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट CMH पेशावर हैं। मैम, हमें आप ये बताइएगा, क्योंकि आपका ताल्लुक नफ्सियात की दुनिया से है, आप लोगों की नफ्सियात को बहुत करीब से जानते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद किसी आप लोग एक बेहतरीन नतीजे की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करते हैं। नाकामी की सूरत में क्या होता है, आप लोग कैसे आंसर करते हैं, किस तरह जवाब देते हैं और वो सारी क्या सूरत हाल होती है? थैंक यू अथर एंड डुबा फॉर हैविंग मी। नाकामी की सूरत में तो यही है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, इंटेलिजेंस टेस्ट की तरफ जाऊंगी, जिसमें मुझे जाहिद ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि वर्बल एंड नॉन वर्बल है। ये बहुत इसेंशियल टेस्ट है क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले IQ डिटरमिन कर रहे हैं, एबिलिटीज डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्बल जो है ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, इसको डिजाइन किया गया है आपकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखने के लिए, ठीक है। अब वर्बल में अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एबिलिटी, लैंग्वेज, वोकैबुलरी, आपकी ये सब चेक हो रही है। इसमें 64 क्वेश्चंस हैं, 20 मिनट्स हैं, MCQs हैं, आपने सिर्फ चेक करना है उसको, जो बॉक्स को, कि जो होगा फॉर एग्जांपल सिलेक्ट द ऑड वन आउट, एप्पल, बनाना, चेयर, पीच। सो चेयर इज द ऑड वन, लाइक दिस। तो आपने इसमें बेसिकली हम इसके बाद फिर प्रोसीड करते हैं नॉन वर्बल की तरफ। नॉन वर्बल में पिक्टोरियल या ग्राफिक फॉर्म में ये एक टेस्ट होता है जिसमें से आपने इसी तरह MCQ फॉर्म में होता है और सिलेक्ट करना होता है। इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और डिसीजन मेकिंग को हम असेस कर रहे होते हैं और क्विक मैथ उसमें होता है, मेंटल चीजें होती हैं सारी कि आपके मेंटल ग्राफिक्स कितने स्ट्रांग है बेसिकली। ओके, टू ऑल द पीपल आउट देयर हु आर लिसनिंग, उनके ज़हन में एक सवाल आएगा कि ये नॉन वर्बल और वर्बल टेस्ट का मकसद क्या है। जब एक बड़ा बेसिक सा टेस्ट है कि जिसमें यू हैव टू पिक द ऑड वन आउट या बेसिक मैथ्स है, तो उसमें फिर किस चीज का तयन किया इसका मतलब बताइएगा, वर्बल नॉन वर्बल का क्या मुराद है? ये यूं समझिए कि ये आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज का, आपकी कॉम्प्रिहेंशन का, आपकी अंडरस्टैंडिंग का और आपकी रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट है, ठीक है। यहाँ से हमें ये डिटरमिन होता है कि जो कैंडिडेट या एस्पायरेंट आया है उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज कहाँ पे लाई करती हैं, क्या वो आगे प्रोसीड कर सकेगा या नहीं। अगर इस टेस्ट में नहीं पास कर पाते तो वहीं से स्क्रीन आउट हो जाते हैं और वो आगे प्रोसीजर में नहीं जाते। अच्छा, और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्यों बच्चे फेल होते हैं व्हेन इट्स अ वेरी बेसिक टेस्ट एंड द इंस्ट्रक्शंस आर वेरी वेरी क्लियर, तो व्हाई डू कैंडिडेट्स फेल? देखिए, इसको रूबा यूं लें कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट विद इट्स यूनिक एबिलिटीज एंड यूनिक कैपेबिलिटीज, ठीक है। IQ हर एक का डिफरेंट है। यूं कहिएगा कि ज़हानत ये जो होती है ये अल्लाह ताला ने जितनी जिसको दी हुई है कैपेबिलिटी वो उसके मुताबिक ही चलेगा, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो ये जो IQ टेस्टिंग भी हमारी होती है, हम इसको यूं कहते हैं कि ये जो आपकी बर्थ टू डेथ है ये सेम रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डेफिसिट के साथ पैदा हुए हैं तो आप बाद में इसको इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम वहां पे ये डिटरमिन करना चाह रहे होते हैं कि आपकी अपनी कैपेबिलिटीज कहाँ लाई करती हैं। आपसे एक सवाल मेरे पास आया, उसका जवाब आप भी तरह दे सकती हैं और वो सवाल अभी मुझे मौसूल हुआ है। हमने बारहा जैसे मेजर जाहिद ने भी डिस्कस किया इंटेलिजेंस टेस्ट का, अब थोड़ा सा मुख्तसरन इसको डिफाइन कर दीजिए, इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? अच्छा, ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स हैं, दे आर यूज्ड टू असेस द पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द कैंडिडेट। बिल्कुल सही, बिल्कुल अगर सही। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, मेजर मैरीन ने बहुत सिंपल से मिसाल दी कि स्ट्राइक द ऑड वन आउट, इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी कीप्स इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई द कैंडिडेट्स फेल। ये जहां पे जो मिसाल दी गई वो तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होता जाता है एज एंड व्हेन द टेस्ट प्रोग्रेसेस, तो इसमें मुश्किल सवाल भी आता है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को बताते चलें कि आप सुन रहे हैं आज की तारीख में
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। आपने अगर ये इरादा किया इस बात का कि आप पाकिस्तान आर्मी का मुसल्लह फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, आप कैसे पहुंच सकते हैं पाकिस्तान आर्मी में, और खासतौर पर जो इब्तिदाई मराहिल होते हैं पाकिस्तान आर्मी में जाने के, उसके हवाले से मुफस्सिल तरीन गुफ्तगू हो रही है। आपके तमाम सवालों का जवाब आप तक पहुंचाया जा रहा है आसान अंदाज में, सहल अंदाज में, ताकि आपको तमाम स्टेप्स फॉलो करने में आसानी हो। सवालात मेरे पास रूबा कुछ और भी हैं, लेकिन हमारे पास एक ट्रैक है। Okay. मैं उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। जब हम वापस लौटेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं पहले ही आप लोगों से करता चलूं कि आप जिस इदारे को ज्वाइन कर रहे हो, उस इदारे के सीनियर्स को, वहां के इंटरव्यूअर्स को अपने बारे में दुरुस्त आगाही देना कितना अहम एक बात है, कितना अहम ये काम है, इसके हवाले से हम बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्यूटीफुल नंबर। आइए मिलकर सुनते हैं ये बंदे मिट्टी के बंदे। आप लोगों के कमेंट्स भी हम लोग डेफिनेटली शामिल करेंगे, जो कि इस वक्त हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ आप लोगों के कमेंट्स मौसूल हो रहे हैं, आप लोगों की क्यूरीज मौसूल हो रही हैं। और जिस तरह अभी मेरे को होस्ट ने भी एक क्यूरी शेयर की जो कि हमारी ऑडियंस की तरफ से ही आई थी, और मैं बेसिकली मेजर जाहिद से रिज्यूम करूंगी प्रोग्राम। मुझे ये बताइएगा सर कि जिस तरीके से अभी हमने बात की इंटरव्यूज़ की, अगर हमने टेस्ट की बात की, बेसिकली इफ़ यू आर अबाउट टू give an exam, if you are about to appear for an exam, किस तरीके से उसकी तैयारी की जाए, because this particular segment is very very tricky, it's very you should be very precise about it, so कोई गलती की गुंजाइश है नहीं। अब इसमें तैयारी कैसे की जाए, किस तरीके से प्रिपेयर्ड आ जाए, मेंटल प्रिपरेशन एंड ओवरऑल टेस्ट की प्रिपरेशन क्या होती है? इसको अगर मुख्तसर लें तो कहां से शुरू किया जाए? सवाल है, और इसके बगैर तो जाहिर है ये बातचीत का सिलसिला मुकम्मल ही नहीं होता। ये तो आधी बात थी कि आपने इतना बता दिया कि क्या चेक किया जाएगा और ये नहीं बताया कि नॉलेज हासिल कहाँ से की जाए। देखिए अरिस्टोटल का एक कोट है, कोट नहीं रादर उसने ब्रेन के लिए एक वर्ड यूज़ किया था, टेबुला रासा, यानी कि ब्लैंक स्लेट, कि हर इंसान जब पैदा होता है पैदाइशी तौर पर तो वो इल्म लेकर नहीं आता, जो कुछ भी सीखता है वो यहीं आकर ही सीखता है। तो हमारे पास जिस एज के, जिस उम्र के कैंडिडेट्स आते हैं, ऑन एवरेज 18 से 25-28 साल की एज के, अपनी ज़िंदगी में आज तक वो जो कुछ सुन चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं, तजुर्बा कर चुके होते हैं, जिन खिलौनों से खेले होते हैं, जिन उस्तादों से पढ़े होते हैं, लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया होता है, उस सब के सिलसिले में उनकी एक पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी होती है, और कुछ नॉलेज उनकी गेन कर चुके होते हैं, वो कुछ उनके एटीट्यूड शेप अप हो चुके होते हैं, उनके इंटरेस्ट और उनके लाइक्स डिसलाइक्स, ये सारी चीज़ों का तयन हो चुका होता है। तो इससे ऐसा लगा कि आपके पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती चेंज करने की अपनी तैयारी के लिए। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि किस किस्म के लोग पसंद किए जाते हैं और किस किस्म की सरगर्मियाँ रखने वालों के लिए चांसेस ज़्यादा हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाया करे। ये जो फौज में शमूलियत के जितने भी इम्तहान हैं, चाहे वो सिलेक्शन सेंटर की स्टेज पे हों या ISSB की स्टेज पे हों, इनकी जो फिलॉसफी है वो आम एग्जाम से थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसका कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं होता। ये इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज के एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत रोल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ अटैच होता है, इसलिए इसकी कम और मुख्तसर अरसे में किसी मखसूस किताब से तैयारी मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल मायूस ना होइए, मैं कुछ ना कुछ आपको जरूर ऐसे जवाब दूंगा जो बाद में आपके लिए फायदेमंद साबित हों। कहा जाता है कि अच्छी किताबें पढ़ने से इंसान अच्छा लिखना सीखता है और अच्छा बोलने वालों को सुनने से अच्छा बोलना सीखता है। तो जब आप इस किस्म की सरगर्मियां रखते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव हों, प्रोडक्टिव हों, जब आपके ऐसे इंटरेस्ट हों, मिसाल के तौर पे आप अखबार पढ़ने की आदत आपके रूटीन में हो, अच्छी किताबें आप पढ़ते हो, डॉक्यूमेंट्री फिल्में आप देखते हो, हालात हाजिरा पे आपकी नजर हो, करंट अफेयर्स के बारे में, फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन अफेयर्स, नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस के बारे में थोड़ी बहुत अपनी एज के मुताबिक, जाहिर है हमें कोई बहुत ज़्यादा स्कॉलरली लोग नहीं चाहिए, हम उनकी एज को ध्यान में रखकर ही उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन आपकी अपनी शनाख्त, आप जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं उसकी हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री, थोड़ी बहुत इस्लामियात और इस्लामी मालूमात की आगाही आपको होनी चाहिए, और अपने ख्यालात को अच्छे से कंपाइल करके अपनी थॉट्स का इजहार करना आपको आना चाहिए। इन सारी चीज़ों की मशकें मौजूद होती हैं। हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तालीमी निसाब के साथ साथ कुछ ना कुछ को-करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जो बच्चे उन चीज़ों में हिस्सा लेते हैं उनके सिलेक्शन के इम्कान ज़्यादा होते हैं। और डेफिनेटली फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो हैं, लेकिन क्योंकि आपने पर्टिकुलरली सिर्फ इंटरव्यू के हवाले से पूछा था तो मैंने फिजिकल एस्पेक्ट्स को बीच में नहीं लेकर आया, वरना गेम्स एंड स्पोर्ट्स की भी अपनी अहमियत है। तो इंटरव्यू के हवाले से अगर मैं बिल्कुल इसको समराइज करने की कोशिश करूँ तो अच्छी नॉलेज रखना और अच्छे तरीके से उसका इजहार करना आना चाहिए। जिन लोगों को आता है उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं। किन लोगों को आता है? जो ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहते हैं, जो अच्छी किताबें पढ़ते हैं, जो अच्छे स्पीकर्स को सुनते हैं, जो अपने आप को वक्त और हालात के साथ चलाते हैं, 21वीं सदी के बाशिंदा कहलाने के लायक होते हैं, जो कबले मसीह के ना लगें, अपने वक्त के साथ कदम मिलाकर जो लोग चलते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो अवेयरनेस हो उसके बारे में उनको आगाही हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को जिन कामों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। एंटरटेनमेंट अपनी जगह, खेल कूद, वो सारी चीज़ों की गुंजाइश अपने रूटीन में रखनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए भी इंसान को कोशिशें करनी चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की, और अगर मैं इस बात को आप सारी तफसील सुनने के बाद मुख्तसर करूं तो हमारी हर सू कोशिशें होनी चाहिए कि हम सेहतमंदाना सरगर्मियों के हिस्सेदार होने चाहिए, हमें उसमें हिस्सा लेना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको सहमत देना चाहूँगा, आपकी मौजूदगी, आपकी बल्कि पूरी टीम की मौजूदगी हमारे लिए बड़ी बाइसे इत्मीनान है। और ये सारा प्रोसीजर आपका सुनने के बाद एक तो कयास रही है, दम तोड़ गई है। बहुत सी जो हमने कहावतें और बातें सुन रखी थी उनको मेरे सामने टैबूज भी कह सकते हैं, और वो सारे टूटे। और आपने जिस तरह गाइड किया है आज तमाम सुनने वालों को, लिसनर्स को, तो उसके बाद ये प्रोसीजर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वक्त आप तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनने के बाद मैं अपने अंदर कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे अंदर अच्छी चीज़ें क्या हैं और मेरे अंदर बुरी चीज़ें क्या हैं। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस इंटरव्यू के बाद एक खाली कागज़ लेकर बैठ जाऊँ और उसके ऊपर फहरिस्त बनाऊँ कि मेरे अंदर अच्छी चीज़ें ये हैं, और उसके साथ एक और फहरिस्त बनाऊँ जिसके अंदर मेरे अंदर ये कमियाँ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस सवाल का जवाब आप बहुत खूबसूरत अंदाज में दे सकते हैं। एक कैंडिडेट को अपने बारे में वो क्या है और क्या नहीं है, ये जो एक दुरुस्त मालूमात होती है, वो इंटरव्यूअर को बताना किस कदर अहम है। जी बिल्कुल। आता है, तो इससे पहले कि मैं आपके सवाल करूँ, जी जी, अगर तो आपको ये फीलिंग हुई है कि आप एक कागज रख के और अपने बारे में, Exactly. आई एम श्योर आई कैन होप कि ये फीलिंग हमारे लिसनर्स को भी हुई हो। तो अगर हमारे लिसनर्स को ये फीलिंग हुई है तो दैट मींस कि हमने वी हैव अचीव्ड दैट पर्पस ऑफ अरेंजिंग दिस प्रोग्राम टुडे। तो कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन, एक इंटरव्यूअर को या फॉर दैट मैटर सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान सही मालूमात को देना इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। बिल्कुल सही। अगर किसी कैंडिडेट ने अपने बैकग्राउंड के बारे में
अपनी मार्क्स के बारे में, अपनी किसी भी चीज के बारे में गलत बयानी की या उसके अंदर उसने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, सो हिज कंप्लीट सिलेक्शन इररिस्पेक्टिव के वाइसेस भी पास कर चुका है, मेडिकल भी पास कर चुका है, जिस स्टेज पे उसकी उस गलत मालूमात को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, हिज और हर एंटायर सिलेक्शन में भी इट मे जेपटाइज। तो ये कैंडिडेट्स को, ये लिसनर्स को ये एडवाइस है कि अपने बारे में सही मालूमात दें। अच्छा, अभी एक और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मालूमात है। लेट्स से कुछ कैंडिडेट्स आते हैं जो आके इंटरव्यू में अपने बारे में ऐसी मालूमात देते हैं कि हमें लगे कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा और बहुत पॉलिश बच्चा है। लेट्स से वो कहेगा कि जी मैं तो राइटिंग भी करता हूँ, मैं स्विमिंग भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, बट बस वी विल एक्सप्लोर हिम। जब उसकी डिटेल्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तो इसके पास इस तरह के कोई वसाइल नहीं है, इस तरह का उसका कुछ वो एप्टीट्यूड नहीं है, इसकी एनवायरमेंट ऐसी नहीं है, तो ये जो बातें कर रहे हैं ये कैसे करते कैसे। तो जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये थोड़ा सा इंप्रेशन के चक्कर में थोड़ी ज्यादा बात कर रहे हैं। तो आप जो है उसी के बारे में आप बताएं, बी एज ओरिजिनल एज पॉसिबल। ये एक पंचलाइन है, बॉटम लाइन है, जो आप हैं उसी को आप पोर्ट्रे करें। इफ यू ट्राई टू कॉपी समवन, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इफ यू ट्राई टू गिव एन इन्फॉर्मेशन जो करेक्ट नहीं है, जो आपने अपने ज़हन में बनाई हुई है, डिजाइन की हुई है, इंजीनियर की हुई है, तो वो किसी ना किसी सिलेक्शन स्टेज के ऊपर वो आपको हार्म करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक अहम वजह ये भी तो है ना, जो कि मतलब मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा तमाम देखने वालों से और सुनने वालों से जो सुनो डिजिटल पे हमें देख रहे हैं या हमें सुनो एफएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी 89.4 या 96 पे हमें सुन रहे हैं। इस कौम के जो जाबाज बेटे और बहादुर सबूत होते हैं, उनको ये मौका मिलता है कि वो पाकिस्तान के तुलवर्स में सर्व कर आए हुए होते हैं। उन्होंने संगलाख चढ़ानों भी सर्व किए, उन्होंने खेत खलियानों के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ भी सर्व किए। आप लोगों ने नदियां भी देखी हैं, आपकी इन निगाहों ने वो लैंडस्केप देखें जो एक आम शख्स की जिंदगी में ये मुमकिन नहीं होता कि वो अपनी आंखों से देख सके। तो जाहिर है आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात होती है, मुख्तलिफ कम्युनिटी से आपकी मुलाकात होती है, मुख्तलिफ मसाइल आपके सामने आते हैं। तो आपके लिए तो ये बहुत आसान है किसी को परखना, किसी को देखना और किसी को जांचना। जी रुबा, आप कुछ पूछना चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली आई विल कम बैक टू मेजर महरीन। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियली भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो लेडी कैडेट्स के हवाले से सवालात होते हैं या ख़वातीन की रिस्पेक्ट में जो है वो सवालात होते हैं। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि क्या मेल कैडेट्स और फीमेल कैडेट्स मुख्तलिफ क्राइटेरियाज पे उनको जज किया जाता है? क्या उनका जो नॉन वर्बल टेस्ट होता है वो मुख्तलिफ होता है? उनका फिजिकल टेस्ट आई एम श्योर के मुख्तलिफ होता ही होगा। क्या उनकी जहनी सलाहियत को या उनकी पर्सनैलिटी को डिफरेंट बेंचमार्क्स पे जज किया जाता है? थैंक यू रूबा फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैनी पीपल हैव वॉच्ड सिमतियाहन, उसके बाद लोगों में बहुत इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है। जो इनिशियल्स की बात है, जो वर्बल और नॉन वर्बल की बात है, वो एक सेट पैटर्न है हर एक के लिए, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हम वो एक ही टेस्ट बार बार कंप्यूटर पे डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बहुत सारे वर्जन्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और वो आते रहते हैं, हर बैच के लिए डिफरेंट आते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बात फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में एक माइन्यूट सा डिफरेंस रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ लेडीज में फिजिकल एफिशिएंसी जो लोकली इतनी ज्यादा नहीं होती उस तरह से। तो जो माइल होता है वो 1.6 किलोमीटर जो होता है वो 40 मिनट्स में करना होता है। दिस इज इनिशियल, ठीक है। तो वो जो है जब वो पास कर लेते हैं तो फर्दर उसके बाद वो करते हैं, मूव ऑन करते हैं हम। वैसे तो रुबा, मेजर महरीन ने इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। लेडी कैडेट कोर्स जो है हमारा, ये बहुत हाई डिमांड कोर्स है, तो इसके बारे में 3-4 बातें मैं बताना चाहूंगा जो लिस्टर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेडी कैडेट कोर्स की फ्रीक्वेंसी है ट्वाइस अ ईयर। ये कोर्स पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में 6 मंथ्स के लिए रन होता है, जैसे आपने ड्रामे में भी देखा होगा, आई एम श्योर। इसकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं, इसमें जो बच्चियां अप्लाई करती हैं वो अनमैरिड होनी चाहिए, उनकी एज होनी चाहिए अप टू 28 ईयर्स, उनका एजुकेशन होना चाहिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और इन सम केसेस द एज इज इवन रिलैक्सेबल फ्रॉम 28 ईयर्स एज वेल। वो जो 16 ईयर्स के एजुकेशन का जो डिसिप्लिन उन्होंने पढ़ा हुआ है, उसमें हमारे पास वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन है। लेट्स से हम कोर ऑफ इंजीनियर्स में आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स लेते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियर्स लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्ट्रीम में ऑफिसर्स लेते हैं, जैक ब्रांच में हम लॉयर्स लेते हैं, आईएसपीआर में हम मास मीडिया, इंटरनेशनल रिलेशंस, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, ड्रामा, टीवी एंड फिल्म प्रोडक्शन की स्ट्रीम्स लेते हैं। इसी तरह ऑर्डिनेंस में हम टेक्सटाइल की। तो उन बच्चों के लिए वैरायटी ऑफ स्ट्रीम्स है, बट जरूरी नहीं है कि वो उस दफा एडवर्टाइज हुई है तो वो बच्चियां उस एडवर्टाइजमेंट को देखें। अगर उसमें जो डिग्री उन्होंने अचीव की हुई है वो एडवर्टाइज हुई है, देन दे मस्ट अप्लाई एंड बिकम पार्ट ऑफ लेडी कैडेट कोर्स। अच्छा सर, आपके इसी सवाल से एक ये सवाल भी जन्म लेता है कि अगर कोई डिवोर्स्ड या विडो कैंडिडेट है तो उसके लिए क्या ये सेम क्राइटेरिया है? लाइक शी इज नॉट मैरिड, शी इज सिंगल टेक्निकली। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, उन बच्चियों को जो अनफॉर्चुनेटली लाइफ में इस तरह के इंसिडेंट से गुजरी है, परेशानी की बिल्कुल बात नहीं है। डिवोर्स कैंडिडेट्स जो है दे कैन वेरी वेल बी पार्ट ऑफ द लेडी कैडेट कोर्स प्रोवाइडेड कि दे डोंट हैव एनी इनकम्बरेंस। क्योंकि अगर छोटे बच्चे होंगे, उनको घर छोड़ के फिर अगर माएँ चली जाएंगी, तो ये भी एस्पेक्ट है जो हमने देखना है। तो वो बच्चियां जिनको खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स हो चुकी है, दे कैन जॉइन लेडी कैडेट कोर्स। अच्छा, एक सवाल और भी है साहब, उसका जवाब आप हमारा जो पूरा पैनल है इसमें से कोई भी इसको दे सकता है, वो क्योंकि हमारे जहन में वो सवाल है तो हम आपसे जरूर करना चाहेंगे। एक आम फहम, एक आम ख्याल ये है कि चूंकि खवातीन अप्लाई कर रही है पाकिस्तान आर्मी में, तो उनको कुछ हो सकता है सहूलियात हो, उनके लिए कुछ नरमी हो। अच्छा सवाल है। वैसे तो मेजर महरीन ने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं बताऊंगा द चैलेंज इज इक्वली there for the female candidates as it is there for the male candidates. दोनों के लिए चैलेंज है। As far as the online exam is concerned, there is no relaxation. As far as the academic exam is concerned, it is even tougher because देखें male candidates में 12 years की education में जो academic exam है वो उनकी education base से correspond कर रहा है। 16 years education का जो academic exam है वो उनकी education base से correspond कर रहा है, वो ज्यादा tough exam है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम physical domain में उनको थोड़ा सा relax करते हैं, because definitely जो एक young बच्चा जो है, male जो है candidate, जो उसके physical standards हैं वो उसके नहीं हो सकते। We do understand the environment of our country, we do understand the cultural difficulties, challenges, problems which are there for हमारी
हमारी बच्चियों के लिए। तो बट ये फीलिंग ना रखें कि उनको किसी तरह से रिलैक्स करके दिया जाएगा। एंड जस्ट शेयरिंग अ स्टैटिस्टिक, एक कैडेट लेडी कैडेट कोर्स की में हमारे पास अगर 15 वैकेंसीज हैं तो उसमें 15,000 प्लस एप्लीकेंट्स होती हैं। सो वी हैव दैट वाइड रेंज ऑफ चॉइस टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर दैट रोल। So technically, men and women are different since we have different physiological structure. So उस पर मैं बात करना चाहूँगी कि जिस तरह अभी हमने कहा कि नरमी तो उसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है because competition बहुत टफ है and obviously armed forces will select best of the best. अभी फिलहाल अगर माइंड मेकिंग करें क्योंकि बहुत सारी खवातीन हमें इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं और उनके बहुत सारे सवालात भी हैं, लेकिन ऑफिशियली हम चाहेंगे कि थोड़ी देर बाद जो है इन सवालात को भी हम केटर करें। बताइएगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस, जस्ट टू सम इट अप सिंस रिलेटेबल भी लगेगा, मेजर महरीन आप बताइएगा कि जस्ट टू सम इट अप क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आर्म्ड फोर्सेस की व्हेन फीमेल कैंडिडेट इज कमिंग। रुबा, जब फीमेल कैंडिडेट आती है तो हमारे एक सेट क्राइटेरियाज हैं, सेम जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। सो इसमें हाइट का क्राइटेरिया कि इट शुड बी मिनिमम 5 फीट 152.4 सेंटीमीटर। सो वेट एज पर बॉडी मास ऑब्वियसली। सो उसके बाद आता है कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन में देयर शुड बी नो थर्ड डिवीजन इन ओवरऑल एकेडमिक करियर, और अगर सेकंड डिवीजन है तो ओनली वंस इन होल एकेडमिक करियर, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल मिनिमल। और 2.5 सीजीपीए और 60% इन एनुअल सिस्टम, ये उनके एटलीस्ट जो लास्ट डिग्री है उसमें होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। उसके अलावा जो है उनकी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज होनी चाहिए, ठीक है। जो है एजुकेशन प्राइवेटली जिन्होंने की होती है वो एलिजिबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद आ जाता है मैरिटल स्टेटस, जो कि संडे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड्स हैं सारे। जी बिल्कुल। इनमें एक डिफरेंस ये है कि जैसे कि बाकी कोर्सेज से डिफरेंट लेडी कैडेट कोर्स में ये बात है कि जब ये आईएसएसबी से भी हो जाती हैं गो थ्रू और जो उधर से रिकमेंडेड होती हैं, तो उसके बाद इनका एक और प्रोसीजर है विच इज कॉल्ड जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें एक पूरा बोर्ड तश्कील दिया जाता है और वो पर्टिनेंट टू देयर फील्ड और पर्टिनेंट टू देयर सब्जेक्ट, वो इनसे इनका नॉलेज जानते हैं और करंट अफेयर्स और वो सारी चीजें भी पार्ट होती हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है पर्टिनेंट टू फील्ड। अच्छा, बिल्कुल सही, क्योंकि हम सबको पता है कि इस वक्त हम सुने जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं सुनो डिजिटल पर, तो बहुत सारे सवालों जब आपका जो सिलसिला इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है और पलक झपकने में कई कमेंट्स जो हैं वो मेरे सामने तब्दील होते जा रहे हैं। इस कौम की बहुत सारी बेटियां हैं जो जांबाजों की फहरिस्त में शामिल होना चाह रही हैं और उनके बहुत सारे सवाल मेरे सामने। इकरा कई मरतबा सवाल कर चुकी हैं और मुझे जरा जवाब दीजिएगा इसका, पता नहीं हमने इस पर अभी बात की यानी कि इकरा ज़ेब कह रही है कि प्लीज टेल मी द रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट। अब अगर वो बीइंग ए लेडी कैडेट अप्लाई करना चाह रही हैं तो लास्ट डेट कौन सी है या कब अप्लाई करें, किस वक्त मौका? वेल इकरा, आपने अगर रजिस्ट्रेशन की डेट्स देखनी है तो आप पाकिस्तान आर्मी की जो वेबसाइट है www.joinpakarmy.gov.pk आप उस पर लॉगिन कीजिए, लेडी कैडेट कोर्स को क्लिक कीजिए, वहां पे इसकी एग्जैक्ट डेट्स जो है वो मेंशन हुई हैं। और अगर आप उस पर रजिस्टर नहीं कर सकें तो हमें ये देखना होगा कि अभी सिलेक्शन प्रोसेस किस स्टेज के ऊपर है। अगर तो एग्जाम खत्म हो गया तो फिर आप अगली दफा अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर एग्जाम अभी भी चल रहा है तो इन दैट केस वी कैन हेल्प यू आउट। इस पे मैं आपको एक नंबर शेयर करता हूं, आपको नोट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी इस नंबर पे दे सकते हैं। हमारे मीडिया लियाज़न विंग का ये नंबर है 05156866143। I repeat 05156866143 medialiaison@gmail.com medialiaison@gmail.com। तो इसमें अगर गुंजाइश हुई तो हम आपको एंटरटेन कर सकते हैं, बट अगर एग्जाम खत्म हो चुका है तो फिर आप जो नेक्स्ट कोर्स आएगा उसमें अपने आप को अगली दफा के लिए तैयारी करेंगे। एक दफा मैं नंबर दोबारा रिपीट करता चलूं जहां तक मेरी आवाज सुनी जा रही है 05156866143। आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि मैं बता चुका हूं कि एक बहुत सारे कमेंट्स मेरे सामने हैं और कामरान खान हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और कामरान का भी बड़ा एक दुरुस्त सवाल है और कामरान ने बिल्कुल सही सवाल किया है कि मैं आफ्टर बीएस जो है आफ्टर बीएस स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन पीएमए के लिए उसके बाद कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। इन्होंने बीएस का रखा है स्पोर्ट्स साइंस के अंदर। ओके कामरान खान, आप जो है जो सवाल आपने किया, देखिए अगर आपका एजुकेशन जो है वो 14 इयर्स है तो फिर आप 23 इयर्स की एज पे पीएमए लॉन्ग कोर्स में आ सकते हैं, और अगर आपके एजुकेशन बेस इज 16 इयर्स तो फिर आप 24 इयर्स की एज तक आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने एफएससी के बाद 16 इयर्स एजुकेशन कर लिया है और आपकी एज 24 इयर्स है, एक दिन की ज्यादा नहीं है, यू शुड हैव नॉट सेलिब्रेटेड योर 24th बर्थडे, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीएमए लॉन्ग कोर्स। मैं मेजर बाबर की तरफ अब जाऊंगी। एक तो सबसे अहम सवाल ये भी बनता है कि आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं कितने, कहाँ हैं, और ताकि एक्चुअली हमारा कैंडिडेट अप्लाई कर सके, वो कैंडिडेट जो मैनुअली अप्लाई करना चाहता है। उसके बाद अगर आपकी कोई प्रेफरेंस होती है, जैसे कि अभी हमें एक कमेंट मौसूल हुआ और उनकी ये क्यूरी थी कि वो आईएसपीआर के लिए सर्व करना चाहते हैं या किसी एक सर्टेन सेल के लिए वो सर्व करना चाहते हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कैंडिडेट जब सिलेक्ट हो जाता है तो फर्दर ऑन वो अपनी मर्जी अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक सर्व करता है? चलो जी, डेफिनेटली हमारे साथ क्योंकि ब्रिगेडियर बदर भी मौजूद है तो मैं चाहूंगी कि वो इस सवाल का जवाब दें, बिकॉज ऑब्वियसली उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। आपका जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग द आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स, एक्चुअली देयर आर 13 इन नंबर और ये लोकेटेड है एंटायर कंट्री के अंदर हमारे। इसमें मैं इनको नेम कर देता हूं। इसमें हमारे पास है गिलगित, मुजफ्फराबाद, पेशावर, डीआई खान, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पनवाकिल, हैदराबाद, कराची, क्वेटा एंड खुसदा। ये टोटल 13 इन नंबर और आप देख लें ये पाकिस्तान के हर सूबे में मौजूद है, तो कोई भी ऐसा सूबा नहीं है जहां से आपको बहुत दूर दराज ट्रैवल करके जाना हो। सेकंडली जो आपने क्वेश्चन किया है आईएसपीआर में आना चाहते हैं वो डायरेक्टली और वो चूज करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली
जब 16 ईयर्स एजुकेशन है और जो हमारे पास ISPR की वैकेंसीज हैं, जो नॉर्मली जो देखा गया आती हैं, उसमें आता है मास मीडिया, इंटरनेशनल रिलेशंस, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, ड्रामा, टीवी एंड फिल्म प्रोडक्शन। ये जो डिसिप्लिन हैं, ये ISPR ओरिएंटेड डिसिप्लिन हैं। एक बंदा इसी में अप्लाई करेगा डे 1 से, और अगर वो सिलेक्ट हो गया तो वो फिर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ ISPR में ही सर्व करेगा, या उसका जहां पे भी पोस्टिंग होती है ISPR के कनेक्शन से वो वहां पे जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जनरलाइज सिलेक्शन हो जाएगी और बाद में वो अपनी मर्जी से ऑप्ट करेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक बहुत ही अहम सवाल अभी हमारे सामने आया है, और ये SN अली हैं हमारे व्यूअर जिन्होंने सवाल किया है, और मैं समझता हूँ कि ये आज का बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये बातें मैंने जाती तौर पर भी सुन रखी हैं। पाकिस्तान के वो तालीमी इदारे जो कि डिस्टेंस लर्निंग बेस्ड तालीम देते हैं, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, अब उनको SN अली को ये डाउट है कि अगर मेरी कोई डिग्री अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ पाकिस्तान आर्मी में, या मैं एलिजिबल नहीं हूँ? ये बड़ी कंफ्यूजन है। Yes, and let there be no confusion in your mind. हमारा जो रूल है that is very clear. पाकिस्तान में वो तमाम यूनिवर्सिटियां जिनको हायर एजुकेशन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है, आपकी डिग्री अगर रिकॉग्नाइज है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप सिलेक्शन प्रोसेस में आते हैं और आप उन बच्चों के साथ कंपीट करते हैं जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज से डिग्रीज को लेकर आए होते हैं, तो उसमें फिर आपको अपने आप को प्रूव करना होगा, और अगर आप उसमें उनके कॉम्पिटिशन में स्टैंड आउट करते हैं तो यस यू विल बी सिलेक्टेड। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर किसी ने VU से या ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो वो उसको हम वो नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, हमें क्योंकि बहुत सारी क्यूरीज इस हवाले से भी आ रही हैं कि अगर कोई रिपीटर्स हैं तो क्या उनका जो प्रीवियस टेस्ट हुआ जिस पर वो रिजेक्ट हो गए, जिसमें वो फेल हो गए, अब माजरा ये होता है कि उनको ये कंफ्यूजन होती है कि हो सकता है पुराने टेस्ट की बेसिस पर उनको जज किया जाए, तो क्या ऐसा होता है? मैं चाहूंगी कि आप इस सवाल का जवाब दें। मेजर साहब, मैं यहाँ पे खता कलामी की माजरत, ये सवाल किसी ने खुसूसी तौर पे आपसे पूछा है क्योंकि इनका ताल्लुक भी लाहौर से है, और इनका नाम है अहमद। कहते हैं कि मैंने 5 जून को सबमिट किया था अपना इम्तिहान लाहौर सेंटर के अंदर, बट आई वाज टेम्पररी अनफिट इन मेडिकल टेस्ट ड्यू टू लिपोवा। राइट नाउ दे हैव बीन रिजेक्टेड माय ISSB फॉर्म, व्हाट इज दिस? अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि रिपीटर क्या होता है और फ्रेश क्या होता है। ओके, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि रिपीटर्स क्या है। देखिए, रिपीटर्स वो कैंडिडेट्स कहलाते हैं जो एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा ISSB तक जाते हैं, वेदर दे गेट रिकमेंड और नॉट रिकमेंड। बच्चों, कुछ कैंडिडेट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि वो इनिशियल टेस्ट दे रहे हैं, इनिशियल टेस्ट के किसी भी मरहले में, मे इट बी फिजिकल, और जिस तरह ये वाले कैंडिडेट हैं ये बता रहे हैं कि मेडिकल में रह गए, तो ही इज़ नॉट रिपीटर, he will be considered as fresh candidate. Whenever he will apply in any next course, he will select the fresh option. Okay. He will not say himself a repeater. रिपीटर हमेशा वही होगा जो ISSB से एक दफा होकर आ चुका है। आज उसको रिपीटर कहेंगे। तो ये मैं ऐड करना चाहूंगा, बाबर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर तो आप अगर देखें, अगर आप जब नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो हमारे रिकॉर्ड में जो आपकी टेम्परेरी अनफिटनेस है वो ब्लिंक करेगी, तो आपको टेस्ट के बाद अपनी उस टेम्परेरी अनफिट को पहले फिटनेस में कराना होगा, उसके बाद आप सिलेक्शन प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक हमारे और लिस्टर है, अब ये बहुत कुछ सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है। इनका नाम मोहम्मद वासिफ है, और इनका जो सवाल है उसके पीछे हकीकत क्या है वो हमारा आज का जो पैनल है वो हमें सही बयान करेगा। वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आप सबको सलाम भेजते हैं। वो कहते हैं कि इंटरव्यू टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, और अगर एक कैंडिडेट एक बैकवर्ड एरिया से है, और एक जो है वो एक रिनाउंड सिटी से, किसी बड़े इलाके से, बड़े अच्छे माहौल से है, तो इन दोनों का आपस में क्राइटेरिया क्या होगा जांचने के लिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये सवाल पूछा, क्योंकि इनके तवज्जो से बाकी लिसनर्स को भी ये आगाही पहुंचेगी जो मैं इस वक्त फराहम करने वाला हूँ। बिल्कुल सही। देखिए, कहा जाता है कोयले की कान में ही हीरे होते हैं और कीचड़ में कमल उगते हैं। ठीक है, हम जब टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि फिक्स्ड सिलेबस नहीं होता, क्योंकि हमें पूरे पाकिस्तान से इंडक्शन करनी होती है, किसी और सैयारे से लोग नहीं आते, किसी के साथ रेसिंग नहीं होते, हमारे ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से, गांव देहात से लोग आते हैं, और उन्हीं में से हमने इंतखाब करना होता है, और उन्हीं में से हमें गौर नायाब मिल भी जाती है। तो बात सिर्फ और सिर्फ रुझान की है, दिलचस्पियों की है, आप अपने वक्त का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस किस्म की सरगर्मियों में आप अपना वक्त सर्व करते हैं। देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतें अता की है कि वो जो चाहे हासिल कर सकता है, बस उसकी कीमत उसको वक्त की सूरत में अदा करनी पड़ती है। जिस चीज़ पर इंसान वक्त लगाता है वही चीज़ मजबूत हो जाती है उसकी। तो बेशक आपका ताल्लुक किसी गाँव देहात से हो, अगर आपका जहन ऐसा है जो कि इंक्विजिटिव है, जो कि क्यूरियस है, जो कि रिसेप्टिव है, तो मालूमात तो हर जगह मौजूद होती है, किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी जुमरे में। अगर कोई शख्स कुदरती तौर पर निकम्मा हो या उसके अंदर दिलचस्पी का रुझान ही नहीं हो, तो दुनिया के बेहतरीन उस्ताद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, न सुधार सकते। तो लिहाजा इस बात की ज्यादा फिक्र ना कीजिए कि आप अगर दूर दराज इलाके से हैं और कोई मेट्रो सिटी का रेजिडेंट है और वो फरफर अंग्रेजी बोलेगा और उसके पास मालूमात के मौके ज्यादा होंगे तो आपको मुश्किल पेश आएगी। ऐसा बिल्कुल हतमी तौर पे साबित शुदा बात नहीं है। हम जब इवैल्यूएट करते हैं तो हम ये जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि इसके मौजूदा वसाइल क्या थे और उनको मद्देनजर रखते हुए इसने सफर कहां से कहां तक का तय किया है किसी कैंडिडेट ने। वो सबूत होता है उसकी सलाहियतों का, उसकी दिलचस्पी का, उसकी अनथक मेहनत का, और उसकी बुनियाद पे हम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। हमने एक ISPR का ड्रामा देखा जिसमें उन्होंने पूरा प्रोसीजर दिखाया है कि न्यू कैंडिडेट्स किस तरह PMA के गेट के अंदर दाखिल हुए और उनकी जिंदगी के अंदर एक कैसा एक नई इंस्टॉलेशन उनके अंदर होना शुरू हुई। और उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो कि बहुत एक ऐसे इलाके से आए हुए थे, उनका ताल्लुक ऐसे इलाके से था जो बड़े कंफ्यूज थे। जब सारे स्टूडेंट्स अपने सीनियर्स को तारुफ करवा रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी मेरा ताल्लुक वहाँ से, वो कहते हैं उसमें से एक कैंडिडेट उन्होंने दिखाया जो कि कैरेक्टर था, वो जो बोलते हुए घबरा रहा होता है, और फिर वो अचानक उसका सीनियर, उनके जो ऑफिसर होते हैं, वो कहते हैं आपकी जो जबान है, आप जिस तरह सहूलत के साथ बात कर सकते हैं आप बात करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो फिर वो बड़े खूबसूरत सराय के अंदाज में कहता है मेरा वालिद दिहाड़ीदार मजदूर है, मेरा ताल्लुक फलानी जात हुए। बड़े खूबसूरत, इसका हकीकत से कितना ताल्लुक है?
अच्छा सवाल किया गुलजार के बारे में। बिल्कुल गुलजार के बारे में, फर्स्ट एपिसोड लास्ट सीन। आयुष का नाम भी ले लें। जी, जी, जी। देखिए सारे मुल्क ने देखा, सबने देखा हकीकत शुरू में जब कैंडिडेट्स वहां जाते हैं तो शुरू में ऐसा होता है, इट्स वेरी कॉमन, बट द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम इज कि जब वो वहां से रेड स्टेट्स को क्लाइम करके पास आउट होते हैं और अपने शोल्डर्स के ऊपर रैंक्स लगाते क्या हैं, बात। तो वो जो उनका स्टैंडर्ड है वो सिमिलर, इट्स नॉट सिमिलर, दे आर मैचिंग। तो वो ट्रेनिंग इतनी खूबसूरत तरीके से रेगुलेट की जाती है, इसको इतना अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट किया जाता है और उसमें हर कैडेट को ड्यूरिंग दैट 2 year स्टे इन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं क्या बात। कि वो अपने स्किल्स को पॉलिश करें। अच्छा, यहाँ एक सवाल हमारा ये भी आ रहा है जो कि बहुत वैलिड भी है, वो ये कि अगर आप इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है, अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं है, तो क्या इंट्रोवर्ट होना या एक्सट्रोवर्ट होना किसी भी तरीके से लिवरेज का बायस बन सकता है या एक डिस्पैरिटी आ सकती है? ये कामरान खान ने मैम स्पेशल आपसे आपसे सवाल जो किया है। हमारे लिस्टर हैं। ओके, कामरान का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, पर्सनालिटी की ये 2 डोमेन्स होती हैं, इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। दोनों में से कोई बुरी टाइप नहीं है, Okay. दोनों में से कोई अच्छी टाइप नहीं है, दोनों के अपने प्लसेस हैं, दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, ठीक है। हम किसी भी पर्सनालिटी टाइप को उसी के मुताबिक उनके उसमें जज करते हैं या असेस करते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि आर्मी के लिए सिर्फ एक्सट्रोवर्टेड लोग चाहिए जो आउटवर्ड हो और सारा कुछ आउटगोइंग हो, क्योंकि पीएमए का आपने अभी तक बहुत सारी ये डिस्कशन भी हुई है, उसमें भी आपको पता चला है कि पीएमए में जाके सबकी पर्सनैलिटीज को एक शेप दी जाती है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन वहां पे की जाती है, ठीक है। तो वहां जाके सारे मिक्स एंड मैच हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंट्रोवर्टेड हैं या एक्सट्रोवर्टेड हैं। सही। अच्छा, एक सवाल हमारे पास और भी आ रहा है और हमारे पैनल में जो इसका बेहतरीन जवाब दे सके वो जरूर दे। अब सर देखें ना, ये इस वक्त हमारे जितने भी लिसनर्स और व्यूअर्स हैं वो सुनो डिजिटल पे सवालात की एक फहरिस्त हमारे सामने आ चुकी है और लोग बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में कि हम घर से किस तरह इरादा करके भर्ती सेंटर तक जाएंगे, वो इनिशियल मामला क्या होंगे आईएसएसबी के गेट के अंदर एंटर होने से पहले। और ऐसा लग रहा है कि हमारे लिसनर्स को हर्फ बहर्फ हमारे कंटेंट का पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। हमजा मोहसिन हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमजा, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल हुए। कहते हैं सर, कैन यू प्लीज आंसर व्हाई री-इंटरव्यू इज कंडक्टेड इन आईएसएसबी एंड हाउ कैन अ कैंडिडेट know what blunders he made in previous ISSB and how one should improve himself for next chance. अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आईएसएसबी के हवाले से मालूमात फराहम की जाएगी वो कल के प्रोग्राम में की जाएगी। स्केड्यूल्ड है, तफसीली उनके सवालों के जवाब दे दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं तो मुख्तसरन मैं इनको बता देता हूँ कि ये बहुत सारे मिथ्स हैं जो इस तरह से मशहूर है कि जिसका इंटरव्यू री इंटरव्यू हुआ है वो लाजमी सेलेक्टेड है या वो तो लाजमी रिजेक्टेड है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे 3 डिफरेंट डायमेंशन होती हैं और उनके डिसीजंस में आपस में अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट ना हो तो एक प्रोसीजर होता है जो रेफरल का प्रोसीजर होता है, उसकी तफसीलात कल आपको आईएसएसबी के प्रोग्राम में फराहम की जाएगी। मुख्तसरन ये कि कुछ ऐसी सूरत हाल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें री इंटरव्यू की जरूरत महसूस की जाती है और री इंटरव्यू के बाद ये दोनों तरह से बात जा सकती है, पास भी हो सकता है कैंडिडेट और फेल भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तैयब जावेद हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और सर उन्होंने एक सवाल किया है, सर मैं ये चाहूंगा कि इसका जरूर आप जवाब दें। तैयब जावेद कहते हैं एक कैंडिडेट हर लिहाज से भरपूर है और उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, उसकी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है लेकिन वो उर्दू बहुत अच्छी बोलता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा एलिगेशन होगा। एंड ऑल्सो इससे रिलेटेड एक ये सवाल भी आता है कि जब उर्दू हमारी कौमी जबान है और हमारा कंफर्ट लेवल भी उर्दू में ज्यादा है, तो फिर और ख्वाब भी हम उर्दू में ही देखते हैं, तो फिर अंग्रेजी का ये पैरामीटर क्यों है? होनी चाहिए। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिए, बिला शुबा उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, बेशक ऐसे। हमें इस पे फख्र है और ऐसा सिलेक्शन साइकिल में, सिलेक्शन लेटर में, इन तमाम प्रोसेस में ऐसा कोई कैविएट नहीं है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको सिलेक्ट नहीं करना। सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है? बेशुमार कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जिनकी अंग्रेजी वीक होती है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि जिनको बिल्कुल ही एबीसी नहीं आती, लेकिन आपको एक वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो इंग्लिश है। पाकिस्तान आर्मी में जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी डेली रूटीन में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, हायर हेडक्वार्टर्स को लेटर्स लिखते हैं, कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, दैट एवरीथिंग इज डन इन इंग्लिश। इसी तरह पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो इंग्लिश है। बट मेरे इस पैगाम को बिल्कुल गलत ना लिया जाए कि जिसको उर्दू नहीं आती वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप उर्दू पे फख्र रखें, अपनी कौमी ज़बान पे फख्र करें, आप उर्दू बोले, जितनी मर्जी आप उर्दू बोले, लेकिन उसके साथ साथ आपको इंग्लिश ज़बान का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल, आपकी इस बात को मैं सेकंड इसलिए भी करूंगा। देखिए, हमारी जो प्राइमरी, हमारी मादरी जबान और पाकिस्तान के अंदर जो, बल्कि इस वक्त दुनिया के अंदर बेहतरीन राब्ते की जबान जो है वो उर्दू बनती जा रही है। Absolutely. लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल सच है कि चूंकि हमें अब टेक्नोलॉजी के साथ चलना है और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज इस वक्त अंग्रेजी है, बिल्कुल। क्योंकि उसमें सारी वजाहत हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या हम कोई नया गैजेट यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर सारी मालूमात और उसको इस्तेमाल करने के जो मैनुअल्स हैं, जो तरीके हैं, वो सारे के सारे जो है वो उसी जबान में होते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक ट्रैक मौजूद है। ठीक है। जी प्लीज प्लीज sure. प्लीज। जी जी, जरूर जरूर। जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ना, कि एक ऐसी स्किल है जो जीरो पे कभी भी स्टैंड नहीं कर रही होती है। कि एक इंसान अगर उर्दू अच्छी बोलता है, अच्छी उसकी सेंस है लैंग्वेज के बारे में, तो ऐसे बंदे के लिए इंग्लिश सीखना बनिस्बत उस बंदे के आसान हो जाएगा जिसकी उर्दू भी उर्दू भी, है। जब आप एक लैंग्वेज में महारत हासिल कर लेते हैं तो दूसरी लैंग्वेज सीखना आपके लिए रिलेटिवली आसान होता है, ऐसा साइकोलॉजी कहती है। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास आज तक मेरे तजुर्बे में जितने कैंडिडेट्स आए, कोई एक ऐसा कैंडिडेट नहीं गुजरा जो थ्रू आउट उर्दू मीडियम में पढ़ा हो और जिसने अंग्रेजी का कभी भी कहीं उसके नजर से ना गुजरी हो या उसको सिखाई ना गई हो या उसने कोई किताब इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ी हो। जिसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट की अपनी कोताही है कि अगर वो वीक रह गया है इतना कि वो ये महसूस करता है कि मैं बिल्कुल भी बोलचाल नहीं एग्जैक्टली। और जबान के बारे में एक बात मैं सिर्फ छोटी सी ऐड करूंगा, आप मैं आपकी तरफ आऊंगा कि जबान के बारे में जो दानिश्वर है वो ये कहते हैं कि ये दुनिया की एक ऐसी सल्तनत है कि जो चाहे जो मर्जी किसी की जबान सीख सकता है, उसके ऊपर किसी की कैद नहीं है, किसी का बस नहीं चलता। अगर मैं चाहता हूँ पश्तो सीखना तो मैं पश्तो सीख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ उर्दू सीखना तो मैं उर्दू सीख सकता हूँ, अंग्रेजी सीख सकता हूँ, कोई मुझे मना नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कैंडिडेट यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात ना कर रहा हो,
फॉर एग्जाम्पल अगर हाँ, आप मिसाल के कॉन्फिडेंस की तौर बात पर, कर रहे हाँ, हैं तो हाँ, फिर कॉन्फिडेंस आपका चेक हो रहा होता है। आप इंग्लिश चाहे कैसी भी बोले, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने ऊपर, अपनी बात में, अपने के अंदर कन्विक्शन है, सेल्फ एश्योरेंस है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। सही हो गया। अच्छा, मलिक मुस्तफा ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया है, वो ये, एंड टीनेजर्स के हवाले से अगर बात की जाए, यंगस्टर्स के हवाले से बात की जाए, ये बड़े रिलेटेबल भी सवाल है कि क्या स्मोकर्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। लेकिन इस सवाल का जवाब हम लेंगे एक मिली नगमे के बाद, एंड विल बी राइट बैक। सुनते रहे सुनो FM हमारे पास एक 89.4 ट्रैक है एंड 96 रेडियो नेटवर्क। एक छोटा सा ट्रैक हम इस उम्मीद के साथ चलाएंगे, इस जज्बे के साथ चलाएंगे इंशाल्लाह। आज का प्रोग्राम आप सुनेंगे और जब कल का प्रोग्राम आप सुनेंगे उसके बाद हमारा आगे से और मजीद आगे का सफर जो है वो शुरू हो चुका होगा। आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स की जानिब भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं नहीं पूछूंगा ब्रिगेडियर साहब से तो एक प्यास की कैफियत जो है वो बाकी रह जाएगी। मैं चाहूंगा आप अपने ही मखसूस अंदाज में जिस तरह आप सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मजीद कोर्सेज की तफसील से भी आगाह कीजिएगा। पर्टिकुलरली मेडिकल सेक्टर के हवाले से अगर बात की जाए तो फिर क्या क्राइटेरिया है और क्या लाइमत है? जी बिल्कुल सरेंद्र रुबा, जो हमारे मेडिकल के कोर्सेज हैं इसमें हमारी बच्चों के लिए एक कोर्स है जिसको कहते हैं आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज। इसमें 4 इयर्स का जो बेस डिग्री प्रोग्राम है ये उन बच्चों के लिए है जिनका 12 इयर्स एजुकेशन बेस है Okay. और उन्होंने बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है वो FSC में पढ़ा है, सही। वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसमें इनकी एज जो है अप टू 25 इयर्स ऑफ एज के लिए वो अप्लाई कर सकती हैं। इसमें इनिशियल टेस्ट है, इसी तरह से ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट है, एग्जामिक टेस्ट है, उसके बाद इनका एक शॉर्ट मेडिकल है, उसके बाद इनका एक फिजिकल टेस्ट है, एंड देन शॉर्ट लिस्टिंग होती है और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद GHQ सिलेक्शन बोर्ड इनका एक इंटरव्यू करता है। AFNS के लिए ISS भी नहीं होती, आर्मी मेडिकल कोर में डॉक्टर बनने के लिए ISS भी नहीं होती। जो कैंडिडेट इनिशियल टेस्ट को पास कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाता है, इसको GHQ सिलेक्शन बोर्ड कहते सही। हैं। जो आर्मी मेडिकल कोर में जो GDMOs के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं उनका यह है कि उन्होंने FSC की विद बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, मैथ्स की जगह बायोलॉजी पढ़ी उन्होंने, विद 65% मार्क्स इन FSC वो अप्लाई कर सकते हैं और वो GDMOs के तौर पर आर्मी मेडिकल कॉलेज में आएंगे। 5 इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड होगा, इसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग के लिए वो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए उनको पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी भेजा जाएगा और वहाँ से फिर उनको डायरेक्ट कैप्टन के रैंक में कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा आर्मी जो है वो डेंटिस्ट भी बनाती है, जिसमें मेल कैटेगरी में हम डेंटिस्ट बनाते हैं, डेंटिस्ट्री में हमारे पास हर साल वैकेंसीज होती हैं। फीमेल कैटेगरी में हम GDM बनाते हैं जिसमें एज लिमिट है अप टू 28 इयर्स एंड इट इज रिलैक्सेबल इन सम केसेस एज वेल। मेडिकल की स्ट्रीम में हमारे पास बेशुमार डिसिप्लिन है जिसमें हम गायनेकोलॉजी के डिसिप्लिन है, ऑर्थोपेडिक के डिसिप्लिन है, पीडियाट्रिक्स के डिसिप्लिन है, न्यूरोलॉजी के डिसिप्लिन है, पल्मोनोलॉजी के डिसिप्लिन है, एनेस्थेसिस्ट है। इसमें 18-19 डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम मेडिकल मेल एंड फीमेल अप टू 42 इयर्स ऑफ एज दोनों मेल एंड फीमेल को एज अ मेजर डायरेक्ट इंडक्शन देते हैं विद 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग इन PMA और इसमें ये मैरिड एंड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जैक ब्रांच है जिसके अंदर हम लॉयर्स को लेते हैं विद 1 ईयर मिनिमम बार एक्सपीरियंस, इनके लिए अप टू 28 इयर्स ऑफ एज देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द आर्मी। आर्मी एजुकेशन कोर में हम लेते हैं जिसमें हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइकोलॉजी में हम मेल और फीमेल दोनों में इंडक्शन करते हैं। कोर ऑफ ऑर्डिनेंस में हम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में इंडक्शन करते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियर्स हम लेकर आते हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स लाते हैं, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग लाते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। आर्मी ऑफर्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। 162.5 centimeter is a caveat height, standard height for all male, and 5 feet height, 152.4 centimeter height is for the female candidate. Okay. ठीक है, और इसमें जो एज लिमिट है, इसमें एज में 90 डेज का वेवर इज इनबिल्ट, इससे ज्यादा एक दिन भी ज्यादा का वेवर नहीं दिया जाता। तो वो कैंडिडेट्स लिखते हैं, हमें अप्रोच करते हैं कि हमें वेवर देते हैं, उसमें कोई वेवर की पॉलिसी नहीं है। मतलब मैक्सिमम जो मुतालिका डिपार्टमेंट्स हैं, जो फील्ड्स हैं, उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। एब्सोल्युटली, हमारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो लिसनर्स सुन रहे हैं, आपके लिए आर्मी प्रोवाइड्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आर्मी की जो ग्लैमरस लाइफ है, जिसका एडवेंचरस लाइफ जिसका आपने जिक्र किया, आपको मौका मिलता है सचिन में जाने का, डेजर्ट्स में सर्व करने का, कश्मीर में जाने का, पूरे मुल्क में आप सर्व करते हैं। देन आर्मी गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज टू सर्व आउटसाइड द कंट्री एज वेल। सो ये एक लाइफ है व्हिच इज फुल ऑफ एडवेंचर, ये चैलेंजिंग लाइफ है, ये आपसे सैक्रिफाइस नहीं मांगती। But then, as Superman says, great power comes with great responsibility. So it is obviously एक बहुत adventurous तो ये एक चीज है ही वक्त कम है। है, मुकाबला सख्त है। मेरे ख्याल में कि हम फौरी तौर पे बढ़ते हैं आज लाइव टेलीफोन कॉल्स की जानिब। आपके और हमारे दरमियान राबिते का नंबर 111-111-894 है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से आप हमें कॉल कर रहे हैं या अपने मोबाइल फोन से कॉल कर रहे हैं, साथ शिकवा कर रहे हैं कि आपका नंबर नहीं मिल रहा, तो आप याद दिलाने के लिए 051 यानी कि 051 मिलाना हरगिज़ मत भूलिएगा। 051 and 111-111-894। देखते हैं आज के प्रोग्राम के हमारे पहले लकी लाइव कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ कराइएगा। सर मैं तलहा बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। क्या नाम बताया आपने अपना? तलहा बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। तलहा फ्रॉम रहीम यार खान जी। तलहा, हमारा पैनल हमारे साथ। मेरा सवाल ये है कि मेरी ना थोड़ी आईसाइट वीक है, मुझे ना ग्लासेस लगे हुए हैं, कम से कम 3 पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ऑपरेट करवा लूँ अपना तो मतलब हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि 40 से तो प्रिपरेशन अकेडमी सही रहेगी या मतलब सेल्फ स्टडी सही रहती है या अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है? सही हो चले गया। मैं हम आपका इसका जवाब देते हैं। तलहा, 3 पॉइंट इनकी आईसाइट वीक है, क्या ऑपरेशन अगर करा ले तो ठीक रहेगा, एंड ऑल्सो तैयारी अगर खुद कर ले तो ज्यादा बेहतर है या अकेडमी ज्वाइन ज्वाइन करें? करें। तलहा है रहीम यार खान। जी तलहा फ्रॉम रहीम यार खान, अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन ये देखिए ये मेडिकल डोमेन का क्वेश्चन है। मैं आपको एक्सपीरियंस और प्रेसिडेंस बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये गाइड नहीं कर सकता कि आप ऑपरेशन करा लें तो उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। नॉर्मली ये देखा गया है कि कैंडिडेट्स जिनकी आईसाइट वीक होती है वो लेजर ट्रीटमेंट के बाद जब उनका मुआयना किया जाता है तो उसमें बेशुमार कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फिट हो जाते हैं, लेकिन उसमें ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो अनफिट हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो लेजर सर्जरी हुई है, जो आपने ऑपरेशन कराया है, वो किस हद तक कामयाब हुआ है। तो आर्मी में टेक्नोलॉजी यूज की जाती है बियॉन्ड VS4, विजन 4 बियॉन्ड जिसका होता है वो अनफिट होता है। अनफिट होता है, तो बिल्कुल उससे ये होता है कि अगर आप ग्लासेस लगा के 6x6 हैं तो यू कैन अप्लाई, यू कैन बी पार्ट ऑफ द। बिल्कुल सही। नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो। वालेकुम सलाम। सर आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका?
तमाम हाजिर मेहमानों को सलाम देना चाहूंगा। मैं नेमत खान पेटर से मुखातिब हूँ आपके साथ। जी नेमत खान, कैसे हैं आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे माजूर असादी यानी कि डिसेबल, जी जी क्या उसके लिए पाकिस्तान पाक आर्मी में कोई जगह मौजूद है या जी, मैं नहीं? बिल्कुल इसका जवाब पूछते हैं। नेमत खान कोयटा में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनका सवाल ये है कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर डिसेबल पीपल्स हैं, जो माजूर अफराद हैं, क्या उनके लिए पाकिस्तान आर्मी के किसी इदारे में कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है या नहीं? अच्छा नेमत खान, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। इससे पहले जो तला रंगिया खान से सवाल कर रहे थे, उनके सवाल का एक दूसरा हिस्सा भी था कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग की तरफ जाए। जी, 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 जी। तो तला, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं, जो सेल्फ स्टडी आपको पे करेगी उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आप लोगों से कोच करके जाएंगे तो फिर आप अपनी ओरिजिनलिटी को खो बैठेंगे, और वहां पे आप जब कोच रिस्पॉन्सेज देंगे तो फिर आपने जो अपने बारे में जो सही बात बताई उसको आपने हाइड किया, तो उसमें आपको ये एडवाइजेबल ये है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करें। हाँ, अपने कोलीग से, अपने पीयर से जरूर डिस्कशन करें, लेकिन ऐसी बात ना बताएं जो आप में नहीं है। कमिंग ऑन टू नेमत खान, नेमत खान आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, पाकिस्तान आर्मी जो है ये यूनिफॉर्म सर्विस है, ये चैलेंजिंग सर्विस है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी में कुछ ऐसे भी कैटेगरीज हैं जिनको हम बोलते हैं सिविलियंस पेड आउट ऑफ डिफेंस बजट, डिफेंस फंड। उसके अंदर जो डिसेबल पर्सन हैं उनको हमने देखा है। हमारे साथ, मैंने 30 साल आर्मी में सर्व किया, हमारे साथ बेशुमार ऐसे लोग थे जो फिजिकली चैलेंज थे, जो माजूर थे, बिल्कुल ऐसे ही। बट वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, वो एज अ सिविलियन आके अपना हिस्सा डालते हैं, और जाहिर बात है वो फिर उनको जंग में जाना एक चैलेंज है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। जी बिल्कुल। इसके अलावा मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करता चलूं जो मेरा आंखों देखा हाल है, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी होगा। अब जेलों के अंदर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो SSS स्कूल बनाया गया है, और वो स्पेशल एजुकेशन का स्कूल है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग के अंदर स्कूल बनाया गया है, और उसके अंदर बच्चों को तालीम दी जा रही है, और तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट वो तालीम है, जिसके अंदर मोर देन 90% जो बच्चे हैं वो सिविलियंस के पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इदारा है जेलों के गिरदनिवा के लिए, जहाँ पे स्पेशल एजुकेशन पे काम किया जा रहा है, और जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनको हुनर सिखाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि वो अपनी जिंदगी में वापस लौट के कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट और जाने पड़े बिल्कुल, next और जाने पड़ते हैं। 111-894। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करेंगे? मुझे बदल काकड़ के थे बहुत पैसा थी आपको और मेहमानों को आवाज की दुनिया में वेलकम बखैर अगला। थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा फजल काकड़, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, स्पेशली आपको पता होगा कि जिसकी पेरेंट्स आउट ऑफ कंट्री हो, मिसाल के तौर पर इमारात में हो, दुबई में हो, और उसका जो बच्चा ये जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आइए उसको जो है ज्वाइन करने में तो सच मैं पूछना चाहता हूँ, आइए उसको पार्टिसिपेट मिल सकते हैं? आइए उसको पार्टिसिपेट करने के बाद वो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं? फजल काकड़, इसका जवाब सुने, आपके बहुत काम आएगा। अच्छा सर, एक और चीज, जो ड्यूल नेशनैलिटी वाले कैंडिडेट्स आते हैं उनका भी जरा इस सवाल के साथ जिक्र कीजिएगा, जवाब के साथ। पहले तो फजल काकड़ बहुत शुक्रिया, आपने कोयटा से कॉल किया, और मेरा ख्याल आप बहुत रेगुलर कॉलर हैं एफएम के। जी। जब मैं सुबह अपनी गाड़ी में ड्राइव करता हूँ, कभी कभार FM 89.4 लगाता हूँ, तो आपका कॉल आती है हर रोज। फजल काकड़, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो बाहर के मुल्कों में, उनके लिए हमारा एक निजाम मौजूद है, वो वहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीकाकार यह है कि जो आप जिस भी मुल्क में है, उसमें जो आपकी हमारी पाकिस्तान का कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, आप वहां चले जाएं। वहां पे एक हमारा आर्मी का रैप होता है जिसको बोलते हैं डिफेंस अटैची। उस डिफेंस अटैची को आप अप्लाई करते हैं, वहां जाकर उसके साथ कॉन्टेक्ट करते हैं, वो आपको एक इंटरव्यू से गुजारता है और आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता है, और फिर आपको वही फॉर्म वहां से मिल जाता है जो यहाँ पे आपको इनिशियल टेस्ट क्लियर करने के बाद मिलता है, और आप उस फॉर्म को फिल करके वापस DA को जमा करा देते हैं। वो फॉर्म DA GHQ में भेज देता है, और आपको हम फिर वहां से यहाँ कॉल करके ISSB के लिए भेज देते हैं। ना रुबा, आपने जो डुअल नेशनलिटी का क्वेश्चन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अपने तमाम लिसनर्स को ये बताना चाहता हूँ, डुअल नेशनल आर्मी में सिलेक्ट हो सकते हैं, बट अपॉन सिलेक्शन, बिफोर दे आर कमीशन, दे हैव टू सरेंडर देयर डुअल नेशनलिटी। ये नहीं हो सकता कि आप रेड स्टेट्स क्लाइम करके ऑफिसर बन जाएंगे एंड यू स्टिल रिमेन एज डुअल नेशनल। सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 years है, इन सम केसेस इट इज 6 months, आपको अपनी डुअल नेशनलिटी को हर हालत में सरेंडर करना होगा, अदरवाइज यू विल बी विड्रॉन फ्रॉम द एकेडमी एंड यू विल हैव टू पे बैक द एंटायर एक्सपेंसेस व्हिच वर इनकर्ड ऑन योर Very ट्रेनिंग। valid. बट डुअल नेशनल अप्लाई करके सिलेक्ट होकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। सही। बिल्कुल सही, आपने बड़ा अच्छा तफसील से जवाब दिया। 111-111-894 आपके और हमारे दरमियान राब्ते का नंबर याद रखिएगा। 3:40 हो चुके हैं, यही पाकिस्तान का म्यारी वक्त है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। जितनी जल्दी आपकी कॉल्स आ जाएंगी हमारे सामने, उतना ही जल्दी हम आपके सवालों का जवाब आपकी समातों तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर नाम बताइएगा क्या जी है? जी, मैं उस्मान बोल रहा हूँ ननकाना से। उस्मान साहब, ननकाना साहब से। उस्मान साहब कैसे मिजाज हैं, क्या सवाल करेंगे? जी, सवाल हमारा ये है कि ये जो पाकिस्तान आर्मी में PMA लॉन्ग के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, तो उसमें फॉर्म में लिखा होता है कि आपका कौन है आर्मी में, कोई वालिद है, कोई चचा है, या फैमिली में कोई है। सही। जी, और जी, और वो इंटरव्यू में भी खास तौर पर पूछते हैं, तो क्या इनसे पूछा जाए कि जिसका कोई भी आर्मी में नहीं होता और जिसका कोई आर्मी में होता है, फिर इसके हवाले से कोई उनको फकीर दी जाती है? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा मैं सवाल है। चाहूंगी कि मेजर जाहिद इस सवाल का जवाब दे। वैसे तो हम इसको पहले एड्रेस कर चुके हैं, जस्ट टू हाईलाइट एंड जस्ट टू रिपीट, मैं चाहूंगी मेजर जाहिद इस मेरा सवाल का सवाल ये है कि जवाब। फॉर्म के अंदर एक खाना होता है जिसमें हाँ। लिखा हुआ होता है कि आपका क्या क्यों आर्मी में है या नहीं है। ये जरा- उस्मान साहब ननकाना से मैं उनको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल हमारे फॉर्म में जब ISSB का एक फॉर्म इशू होता है हर कैंडिडेट को PMA के लिए, तो उसमें एक दिया हुआ होता है सीरियल नंबर पे कि आपने जो आपके रिलेटिव्स या आपके ब्लड रिलेटिव्स आर्मी में हैं, आप उनको लिस्ट कर सही। दें। वो बेसिकली जस्ट एक रेफरेंस के लिए हमने यूज करना होता है, उसका एज सच कोई इस तरह का पर्पस नहीं है कि उनका ये एक जनरल परसेप्शन भी आपने सुना होगा बिल्कुल जी, बिल्कुल। कि है कि शायद उनका कोई जानने वाला है, जिस तरह ये कह भी रहे थे उस्मान साहब को जानने वाला है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस है। बिल्कुल नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जस्ट फॉर द रेफरेंस एक उसके अंदर ऐड किया जाता है कि आपका कोई है आर्मी में या नहीं है। और इसी तरह सेम जब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है बेसिकली, तो इंटरव्यू में भी उसको वेरीफाई किया जा रहा होता है कि जो आपने फॉर्म्स में लिखा है आया आप वही बता रहे हैं यहाँ पे या नहीं बता रहे।
और इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, किसी किस्म का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है कि चाहे आपके आर्मी में कोई भी है तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरिट बेस्ड ये पूरा प्रोसीजर होने का एक सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि एक फौजी को फौजी बनाने में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इदारे की। सो किसी भी तरीके से अगर आप एक लाइबिलिटी लाकर रख रहे हैं किसी भी रेफरेंस से, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। और यहाँ क्योंकि हम लोग किसी भी किस्म की इस तरह की चीज अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि मुल्क की इंटीग्रिटी का मामला है, इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरिट बेस्ड ये पूरा प्रोसेस और होता भी है। विल वी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉल? जी बिल्कुल, हम बढ़ेंगे आज के प्रोग्राम में एक और कॉलर की जानिब और हमें किसने कहां से याद किया, कहां से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, अब्दुल्ला बात कर रहा हूं बनवाजिल से। जी अब्दुल्ला, आपने बनु आखिर से कॉल की, क्या सवाल करेंगे? जी अब्दुल्ला क्या सवाल करना चाहेंगे? हां जी, अब्दुल्ला की मेरे ख्याल में शायद टेलीफोन लाइंस का कोई इशू है और उनकी आवाज बिल्कुल सही पहुंच रही। नेक्स्ट कॉलर की जानी पड़ेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अतर भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना नाम बताइए, कौन है मैं हमारे साथ? कराची से मिसेस कामरान बात कर रही हूँ और आप तमाम की खिदमत में बहुत मुअद्दबाना सलाम और आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल कि इस वक्त आप लोगों ने, आप हैरत कर रहे होंगे कि किसी मिसेस लेडी ने क्यों किया है हमारे प्रोग्राम पे, लेकिन उसकी वजह यह है कि सर इस वक्त बहुत जरूरत थी और मैंने 89.4 का जो एक प्रोग्राम आता है पब्लिक फोरम, उस पर भी कहा था कि इस वक्त मेरे नौजवानों के लिए जो है हमारी स्टेब्लिशमेंट जो है वो एक किरदार अदा कर सकती है कि उनको कैप्चर किया जाए, उनको इंगेज किया जाए, क्योंकि वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल हो रहे थे और उनको दूसरे लोग जो है वो कैप्चर कर रहे थे। तो सर इस वक्त मैं आप सबके खिदमत में ब्रिगेडियर साहब और तमाम जो है हमारे मेजर साहिबान और लेडी मैरिन, उनकी खिदमत में बहुत बहुत मेरा मोहब्बत भरा अकीदत भरा सलाम है कि इस वक्त आपने ये एक मेरे दिल की देरीना ख्वाहिश पूरी कर दी एक माँ की हैसियत से कि आपने मेरे मुल्क के वतन के बच्चों को बचा लिया है और आपने उनके सर पर हाथ रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस आप अब अल्लाह के बाद जो है वो आप लोग मुल्क को संभाल सकते हैं और बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों के लिए, बहुत दुआएं, अल्लाह ताला मेरे सारे फौजियों को गाजी रखे। बहुत शुक्रिया मिसेस कामरान, कराची से हमारे साथ ही। एक साथ ही एक और कॉलर की जानी पड़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अच्छा, सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब और मेजर साहब को सबको सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइएगा अपना। तो मैं रेगर से मोहम्मद रियाज बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद रियाज साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे आप हमारे पैनल से? मेरा सवाल ब्रिगेडियर साहब से ये है कि सर मेरा बेटा था, मैं आर्मी में सेलेक्ट हुआ, तो जब सेलेक्ट हुआ तो उसके बाद उन्होंने भेज लेटर आया, कहते आपका लेटर आ गया है, आप आगे ज्वाइनिंग करें। तो वो लेटर लेने के लिए गए और वो जो तो उन्होंने कहा कि आप तो रिजेक्ट हो गए। तो ये सर क्या हो सकता है कि ये सिफारिश की थी या किस तरह की रहेगी, बताया नहीं उन्होंने। अच्छा चलिए, इसके ऊपर हम आप अपना जवाब सुनिएगा। जी ये मैं बताना चाहूँगा रहीमियर खान से मोहम्मद रियाज साहब है। बेसिकली ये जो इनका क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये आर्मी में सिलेक्शन दो तरह की होती है, एक एज अ ऑफिसर और एज अ रिक्रूटमेंट, एज अ रिक्रूट। तो ये जो क्वेश्चन था बेसिकली पर्टिनेंट था फॉर रिक्रूट। ही वाज आस्किंग कि मेरा बेटा है जो कि रिक्रूट का टेस्ट उसने 2 दफा दिया एज अ सिपाही, उसको कॉल पहले बताया गया आ जाए और फिर लेटर ऑन उसको बताया गया कि वो सिलेक्ट नहीं है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा क्विकली एंड ब्रीफली कि ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, लाइक ये 6 to 8 मंथ्स लगते हैं उसको फाइनलाइज होने में। जब उनको कॉल की गई है तो किसी न किसी चीज़ के लिए वहाँ पे बुलाया गया होगा जहाँ पे उनके कुछ टेस्ट और वो सारे चीज़ें कंपाइल की गई होंगी, और जब उन्होंने वहाँ पे उनका फाइनल मेडिकल लिया होगा जो पहुंचा होगा थ्रू CMH, तो वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली ये जो केस बता रहे हैं उसमें वो अनफिट होंगे और अनफिट होने की वजह से फिर उनको वापस भेज दिया गया होगा। और इनसे रियाज साहब से मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल डिसहार्ट ना हो, अपने बच्चे को जो कंसर्न AS&RC है या AS&RO है करीबी भर्ती दफ्तर, उसमें दोबारा भिजवाएं। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ में मैं बताता चलूँ, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है नेक्स्ट मंथ में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह, और वहाँ वो अप्लाई करें और इंशाल्लाह तैयारी से आएंगे तो विल बी सिलेक्टेड। अच्छा, रिक्रूटमेंट कब स्टार्ट हो रही है और ईयरली कब होती है, जरा इसके हवाले से भी हाईलाइट जी रुबा, मैं बताता चलूँ कि रिक्रूटमेंट का जो टाइम है वो 1 साल में ये 2 दफा होती है। ये इसका शेड्यूल साल में 2 दफा है। नॉर्मली ये मंथ ऑफ अप्रैल में होती है और मंथ ऑफ अक्टूबर में होती है। अभी भी जो हमारी रिक्रूटमेंट 2023 की स्टार्ट होनी है वो अक्टूबर के मंथ में स्टार्ट होगी। उसकी फाइनल डेट्स कम्युनिकेट की जाएंगी, हमारी इवन वेबसाइट पे भी कम्युनिकेट की जाएंगी। सही हो गया। अच्छा, क्योंकि हमारे पास क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है, 3:53 हो चुका है, बिल्कुल लास्ट कॉल की जाने में बढ़ूंगा और ये हमारे आज के प्रोग्राम के यकीनन लास्ट लकी कॉलर होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं गुलाम मुस्तफा बात कर रहा हूँ, शादी का बात है जी गुलाम मुस्तफा आप साथ का बात रहेंगे आपको मेहमानों को सबको मैं अस्सलाम वालेकुम कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये बात है कि बच्चे ने अगर 75 से कम परसेंटेज नंबर हो और वो मेडिकल में अप्लाई कर सकता है फौज में? नहीं, 75 से कम कितने, 15% या 55%? नहीं, 75 से तकरीबन 74% हो नंबर। ठीक है, हम इसका जवाब अगर 1-8 परसेंटेज कम होती है। गुलाम मुस्तफा फ्रॉम सादका बात देखें, जो आर्मी में अप्लाई करने के जो प्री रिक्विजिट्स हैं उस पे मार्क्स में, एज में, हाइट में कोई वेवर नहीं है। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए, आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए 75% मार्क्स एक प्री रिक्विजिट है। इसके अलावा एक और प्री रिक्विजिट भी है कि आपने MD कैट का एग्जाम पास किया हो और उसमें भी मिनिमम 65% मार्क्स आपने सिक्योर किया हो। सिर्फ उन बच्चों को हम एग्जाम में अपीयर होने की इजाजत देते हैं जिनके FSC विद बायोलॉजी 75% मार्क्स, विद MD कैट 65% मार्क्स हैं, उन्होंने सिक्योर किया। बिल्कुल सही। इससे पहले कि आज का प्रोग्राम खत्म हो, सर आप अपनी परसेंटेज को इंप्रूव कर लें, अपना पेपर दोबारा दे दें, उसको 1% इंप्रूव करें, आपको रखें। बिल्कुल सही। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए और जिस तफसील के साथ आपने इस 2 घंटे तमाम सवालों का जवाब दिया। हमने घर में बैठ के या किसी महफिल में बैठ के ये सोचा कि हमने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करनी है, हम किस तरह अपने घर से गए भर्ती सेंटर, वहाँ पे किस तरह हमने वो डॉक्यूमेंट्स फिल किए, किस तरह हमने इनिशियल इम्तिहान दिया, ये सारा प्रोसीजर आज के प्रोग्राम में ब्रिगेडियर साहब आपने और आपकी जो पूरी टीम है इसने मुफस्सिल अंदाज में बताया। मुझे आखिर में सिर्फ इतना बता दीजिए
कि जो लोग कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं इनिशियल उस टेस्ट में, हम उनको मुबारकबाद दे दें या फिर कुछ मरहला बाकी है? बिल्कुल सर, अभी उनको मुबारकबाद ना दें, मिठाई ना खाएं, अभी बिल्कुल नहीं, अभी उनको गुड लक बोले, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इब्तिदाई इश्क है। तो इसमें यह है कि अभी जो इनकी बड़ी मंजिल है वो है ISSB, जिसके बारे में कल तफसील से जो है 2 घंटे का प्रोग्राम होगा। और ISSB के बाद भी बहुत जल्दी ना करें मिठाई खाने में, बिकॉज उसके बाद आपका होगा डिटेल मेडिकल, जिसके अंदर आपको आपकी नियरेस्ट CMH के अंदर आपके प्रॉपर टेस्ट लिए जाएंगे, हाइट, वेट, चेस्ट, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ड्रग टेस्ट, तमाम हर किस्म के टेस्ट लिए जाएंगे और वो इंतहाई अहम टेस्ट है। उसके बाद फिर आपका एक फाइनल मेरिट बनेगा जो GHQ बनाएगा बेस्ड ऑन द इंटायर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल कम रह गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मैं चाहूंगी कि एक एक टिप हम लोग एस्पायरेंट्स को देते जाएं। हमारा सारा पैनल जो है वो एक एक टिप जरूर थ्रो करे, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिगेड साहब। रूबा, मैं ये कहना चाहूंगा अपने लिसनर्स को, अपने मुल्क से प्यार करें, सही। अपनी सलाहियतों पे भरोसा रखें, ओके। सिस्टम पे भरोसा रखें, डू योर बेस्ट, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अगर आपका रिस्क फौज के साथ लिखा गया तो इंशाल्लाह आप फौज में जरूर शमूलियत करें। थैंक यू वेरी मच। ऑन योर मेजर मैं कहना चाहूंगा कि कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट, बिकॉज a physically fit body keeps a fit mind. मेजर सैयद बाबर सलीम साहब। मैं ये नौजवानों को टिप देना चाहूंगा कि ड्रग्स से दूर रहें। हर किस्म की इलीगल ड्रग्स जो हैं वो लाइफ टाइम बैन आपके ऊपर लगा देती हैं। उसके बाद एक दफ़ा भी अगर ये आइडेंटिफाई हो गया कि आप किसी किस्म के ड्रग्स के एडिक्ट हैं या आपने इस्तेमाल की है, आपके मेडिकल टेस्ट से रिवील हो गया, तो आप लाइफ टाइम कभी भी किसी भी आर्म फोर्सेज में अप्लाई नहीं कर सकते। मेजर मेरीन सजाद, आप मेरी टिप जो है स्पेशली लेडीज के लिए है कि इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। क्या बात है, शॉर्ट एंड क्रिस्प। बहुत अच्छी बात है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको वो पूरी तफसील बताई। आपने जो इब्तिदाई हिस्सा है पाकिस्तान आर्मी में मुसल्लह अफवाज में शमूलियत का, वो आपने कैसे तय करना है। अब कल का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल प्रोग्राम है। वो हम बात करेंगे इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के हवाले से। अब आपको लेटर मिल चुका है कि अब आप जाइए ISSB के लिए। अब जब ISSB के आप गेट से एंटर होंगे तो आपको ISSB में कितने दिन गुजारने होंगे, वहां पे सब कुछ क्या होगा, ये कल का प्रोग्राम जो है वो आप तमाम देखने और सुनने वालों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा। सुनना मत भूलिएगा, कल का प्रोग्राम आपके लिए बहुत अहम होगा। 2 बजे से लेकर मेरे ख्याल में 4 बजे तक, यही और स्लॉट ये एक बड़ा इन्फॉर्मेशन पैक्ड प्रोग्राम होगा। जैसे आज हमने कोशिश की सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाए, कल भी हम कोशिश करेंगे सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें। आप लोगों का फीडबैक बहुत मैटर करता है, बिकॉज़ योर व्यूज एंड क्रिटिसिज्म अबाउट द प्रोग्राम इज अप्रिशिएटेड। और कोशिश करेंगे कि कल के जो सवाल हैं वो हम आज से ही अगर आप कैटर कर सकते हैं, अगर आप हमें थ्रो करना चाहते हैं, और आप सोशल मीडिया हमारे इनबॉक्स में आ सकते हैं। बिल्कुल, आप जरूर इनबॉक्स के करें। जरिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड बदर शरीफ साहब, आपका और आपने जिस तरह सिखाया बताया ये बहुत ही काबिल सताइश। मेजर जाहिद साहब थैंक यू वेरी मच, और इसके अलावा मेजर सैयद बाबर सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मेजर मेरीन सजाद साहिबा, आपने भी जिस तरह हौसला बंधाया इस कौम की बेटियों का, जब आप कर सकती हैं तो और बेटियां क्यों नहीं कर सकती। थैंक यू वेरी मच। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, मोहब्बत अमन है और उसका है पैगाम पाकिस्तान। सो वी लव पाकिस्तान एंड वी सर्व पाकिस्तान एंड पाकिस्तान